अनिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईवीएस शो पर। थैंक यू भाई। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप बताइए कैसी। एकदम बढ़िया जी। मैं एक ये चाहता हूँ आपसे कि एक छोटा सा ब्रीफ, छोटा सा आप अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे दर्शकों को दें कि जी। आप क्या कर रहे हैं हम्म, एग्जैक्टली और किस किस चीज पे कर रहे हैं। हम्म। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा पीएचडी का टॉपिक है हरियाणा में खाप पंचायतों का सामाजिक राजनीतिक अध्ययन। ये टॉपिक जो है, मैं लगभग 2 साल हो गए मुझे इस पे काम करते हुए। इसके अलावा मैं कोचिंग देता हूँ बच्चों को, और मेरी कोचिंग रहती है यूजीसी नेट के बच्चों के लिए, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए। तो वो कोचिंग कोचिंग का मेरा अपना खुद का काम है। वैसे हम इस वीडियो में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कास्ट सिस्टम के बारे में कि जी। भारत में कास्ट सिस्टम कैसे था, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी और कैसे वो बना। हम्म। मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि कास्ट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। और देखो, कोई भी चीज जो बनती है ना भारत के अंदर, ये दुनिया के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा कि भाई कास्ट कहीं पर भी आपको देखेंगे तो भारत जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें दिखाई देगा। और ये आपको हिंदुओं में भी, ईसाइयों में भी और मुस्लिमों में भी, यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम और ईसाई तीनों के अंदर आपको ये दिखाई देगा। और इसका जो प्रभाव आपको दिखाई दे कि भी कहाँ से ये निकल करके आया है। तो मेनली इसका ओरिजिन जो वो हिंदू जो सोसाइटी है, हिंदू जो धर्म है, उससे ओरिजिन इसका माना गया है। कई सारे सिद्धांत है कि कास्ट बनी कैसे है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर इस चीज के बारे में बोलते हैं कि भाई पहले वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था के अंदर जो है, जब वो खुली व्यवस्था हुआ करती थी, वर्ण व्यवस्था की, जैसे हम हिंदू धर्म में 4 वर्ण देखते हैं कि भी एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र वर्ण है। तो ब्राह्मण जो है उस समय पे एक धर्म हुआ करता था ये कंप्लीटली। तो इस धर्म ने जो है यहाँ पर जो ये चारों वर्ण थे, इसको एक ओपन सिस्टम की तरह यूज करते थे ये, कि भाई एक वर्ण जो काम के आधार पे काम कर रहे थे कि कोई अलग अलग काम करते, जैसे क्षत्रिय का काम क्या है कि शासन प्रशासन संभालना है, ठीक है। वैश्य क्या है कि व्यापार का काम करेगा। शूद्र जो है वो सेवा का काम करेंगे, कि वो सेवा के काम में रहेंगे। और शिक्षा का और इन सब चीजों का काम, जो कर्म कांड का काम जो है, वो ब्राह्मण संभालेंगे। उस समय पे ये था कि इन आपस में ये एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते थे एक समय पे। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि जब आपस में विवाह का संबंध जुड़ना शुरू होता है, कि भाई एक, जब मान लो हम सोसाइटी में वैसे भी रहते हैं, तो सोसाइटी में मैं किसी सोसाइटी में रहना शुरू करता हूँ और मेरे सोसाइटी के ही लोग दूसरी सोसाइटी में रहना शुरू करते हैं। आपस में लोगों की अट्रैक्शन तो होती ही है अपोजिट जेंडर के साथ में। तो उस अट्रैक्शन के साथ ये बनता है कि आपस में प्रेम जुड़ता है लोगों का, और उस प्रेम के कारण विवाह होना शुरू हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऊपर वाली कास्ट ही नीचे वाली कास्ट से प्रेम कर करके विवाह करेगी, कि भाई ब्राह्मण वर्ण का लड़का जो है वो क्षत्रिय शूद्र वैश्य इनके साथ विवाह कर सकता है, इनकी लड़की के साथ विवाह करेगा, इनके साथ प्रेम होगा। हो तो ऐसे भी गा कि ब्राह्मण वर्ण की लड़की जो है वो उनके साथ प्रेम में जा सकती है। जब ये ऐसा हुआ, तब यहाँ पे ब्राह्मण वर्ण जो है, और सभी को ऐसा लगने लग गया कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ पे प्योरिटी का कंसेप्ट आ जाता है, एक शुद्धता वाली बात आ जाती है कि भाई क्या है कि उस वर्ण के अगर अंदर से हम कुछ लेकर के आ रहे हैं, तो हमारी अपनी शुद्धता पे सवाल खड़े हो जाते हैं कि हम शुद्ध हैं, हमारी शुद्धता जो है वो नष्ट हो रही है। उन्होंने इसको क्लोज सिस्टम में बदल दिया। और जब ये क्लोज सिस्टम में बदलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अब अपने अपने वर्ण में आप शादी करेंगे। तो ये तो अंबेडकर से हट करके थोड़ी बात है। वर्ण कितने थे वैसे? 4 वर्ण। कौन से नाम क्या थे उनके? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अब क्या है कि जैसे अंबेडकर जो ये बात बोलते हैं ना, अंबेडकर यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि ये सारे के सारे जो ब्राह्मण हैं, जो आर्य हैं, ये आए हैं बाहर से। और ये जब बाहर से आते हैं,
तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जब ये आए, इस जगह पे जब आए गंगा के मैदान के अंदर, तो इस मैदान के अंदर आने के बाद जो है इनकी यहाँ पे लड़ाई होती है यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके साथ में। और जब इनके साथ इनकी लड़ाई हुई तो इसमें क्या हुआ कि इस लड़ाई में ये लोग जीत गए, आर्य लोग। और आर्य लोग जब जीत गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ये लोग हैं, जो ये बचे हुए हैं, जो यहाँ पे जो हार गए हैं, इनको इन्होंने क्या किया, एक शूद्र जो होते हैं उस वर्ण में इन्होंने शामिल किया कि वे सेवा के भाव में इनको रखेंगे और ये सेवा किया करेंगे। और इनको रख दिया कि भाई ये ट्राइब लोग हैं, यहाँ के, यहीं के मूल निवासी लोग थे। और इनकी जो जमीन थी और वो चीजें थी, इनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया, इनको थोड़ा अलग कर दिया गया सारे के सारे लोगों को। और जब ये अलग हो गए तो फिर धीरे धीरे क्या है कि इन लोगों को उस समय पे जो अम्बेडकर मानते हैं, अम्बेडकर ऐसा मान रहे हैं यहाँ पे कि अब जो है इस समय पे यहाँ पे धीरे धीरे प्रचार में आ रहा था बौद्ध धर्म। अब जब बौद्ध धर्म प्रचार में आ रहा था तो इन लोगों ने क्या किया कि इनको एक्सेप्ट नहीं कर रखा था, इनको समाज से बाहर बैठा के रखते थे। और समाज से जब बाहर बैठा के रखते थे तो इनके साथ ये हुआ कि ये लोगों ने सोचा कि हमको इस सोसाइटी में रहने ही नहीं दिया जा रहा है। तो उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। और जब बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था तो बौद्ध धर्म के साथ ये लोग जुड़ना शुरू करते हैं। और जब बौद्ध धर्म के साथ इन्होंने जुड़ना शुरू किया तो फिर ब्राह्मणों को लगा कि ये लोग जो हमारे साथ जुड़ना भी नहीं चाहते और बौद्ध धर्म जो वो हमारे खिलाफ डेवलप हुआ है, ये उसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो इन्होंने इनको ये बोला कि ये आर्य नहीं, ये अनार्य लोग हैं, ठीक है, और ये हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने एक पांचवा वर्ण बना दिया। ये पांचवें वर्ण की बात कौन कर रहा है? डॉक्टर अंबेडकर। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ये बात लेके आए कि ये पांचवा वर्ण बन गया, और पांचवा वर्ण बना देगा इन्होंने अस्पृश्यता का एक सिद्धांत लेके भी, ये स्पर्श नहीं, ये अछूत लोग हैं। क्योंकि एक बात तो ये, इसलिए अछूत डॉक्टर अंबेडकर इनको बता रहे हैं कि ये लोग जो नहीं, ये मांस मिट्टी खाते हैं, ठीक है, ये लोग जो हैं शराब वगैरह मदिरा वगैरह पीते हैं। यानी कि भोजन के आधार पे इनको अलग कर दिया गया, ये आप उन इनके लोगों की कर्म के बात हो रही है आधार जो बाहर से आए थे? नहीं, बाहर से आए जो लोग हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं जो यहाँ पे थे उनके लिए, उनके क्योंकि लिए। वो हार गए थे, जी। वो हार गए थे, ठीक है। तो इन लोगों के अस्पृश्य होने से क्या हुआ कि जब वो शादियां हो रही थी ना, कि अनुलोम और प्रतिलोम के दो सिद्धांत है हमारे यहाँ पे विवाह के, किसी भी सोसाइटी के अंदर, इंडिया की सोसाइटी में ये दिखाई देगा अनुलोम प्रतिलोम। बंद सिस्टम में क्या हुआ, बंद जब वर्ण व्यवस्था हो गई तो उससे क्या हुआ कि जितने भी शादियां थी वो नीचे होना बंद हो गई, और ऊपर होना जो है वो रहा ही नहीं कि अब ऊपर शादियां हो सकती हैं। तो इससे जो है हर एक कास्ट जो है वो अपने आप में डिवाइड होती चली गई। डायरेक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई समय रहा होगा इस समय पे डिवाइड हुई, लेकिन एक समाज की प्रोसेस रही, और उस समाज की प्रोसेस के साथ साथ ये डिवाइड होते चले गए। और जब ये बाहर रहे इन लोगों के साथ तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये अस्पृश्य बन गए, इनको अछूत माना गया, और यही लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर बाद में लड़ना शुरू करते हैं। दूसरा एक सिद्धांत जो आता है वो ये कहता है कि ये आर्य लोग जो हैं ये बाहर से आते हैं, सेम टू सेम वही बात बोलते हैं, बाहर से आए, इनके साथ में वर्ण थे। ये कहते हैं तीन वर्ण यहाँ पे आए थे, तीन वर्ण यहाँ पे आए। वो कहते हैं कि एक तो यहाँ पे ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है और वैश्य आता है। ये यहाँ पे आने के बाद में इन लोगों को इन्होंने देखा कि ये थोड़ा सा आधुनिक टाइप के लोग थे जो बाहर से आए हैं। आधुनिकता का मतलब ये मत समझिए कि आज की आधुनिकता, इनसे थोड़े से एडवांस मान लीजिए, जो यहाँ पे थे इनसे एडवांस थे। ये ट्राइब लोग थे, ये थोड़े पिछड़े हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि ये लोग पिछड़े हुए हैं, इनके साथ घुलना मिलना ठीक नहीं है, तो इन्होंने उस चीज को यहाँ पे अपने आप को रोक के रखा। लेकिन अभी तक ये चीज थी कि ये लोग इनके साथ में रह रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई वाला सिद्धांत नहीं आता कि इनकी इनके साथ लड़ाई हुई हो, ठीक है। वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शासन प्रशासन जानते हैं, इन लोगों को नहीं पता है ये ट्राइब लोग हैं। तो इन लोगों के साथ में जो है उन्होंने सोचा कि इनको हम सिखा लेते हैं, इनको कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो इन लोगों को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद में इन लोगों को अपनी सेवा के क्षेत्र में लगा लिया। इससे क्या हुआ, चौथा वर्ण बन गया, शूद्र वर्ण बन गया, ठीक है। और शूद्र वर्ण का जिक्र जो है आता है, एक जगह पे आता है पुरुष सूक्त, ऋग्वेद का एक भाग है, उसका 10वां मंडल, 10वें मंडल में वहां पे जिक्र आता है कि एक शूद्र नाम की नई कम्युनिटी बन रही है पुरुष सूक्त के अंदर। और तब वहां पे एक नया कंसेप्ट दिया गया कि जो अंबेडकर भी मानते हैं और जो मैं बता रहा हूं ये भी मानते हैं
इसमें क्या मानते हैं कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और चारों के अपने अपने काम हैं। ठीक है, चारों ने अपने अपने काम करने हैं और चारों काम के आधार पे सब चीजें चल रही हैं। कि भाई शूद्र जो होगा वो अ, इस हिसाब से काम करेगा कि वो सेवा का काम करेगा, इनके झाड़ू लगाने का काम करेगा, साफ सफाई का काम करेगा। वैश्य जो हो वो यहाँ की कमर्शियल एक्टिविटीज को देखेगा, कि व्यापारिक गतिविधियां जो होती वो देख रहा है। क्षत्रिय जो हो वो शासन प्रशासन को संभाल रहा है। ब्राह्मण जो है वो शिक्षा के काम को संभाल रहा है, कि वो शिक्षा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बन के निकल रही थी। और कर्मकांड जो होते थे कि भी किसी घर में पूजा पाठ करवाना, वो सब करवाना, वो भी ब्राह्मण करेगा। ये एक सिद्धांत की पूरी थ्योरी है। इसमें एक चीज डिवाइड हो गई थी कि यहाँ पे ये 4 वर्णों का एक और इसमें चीज जोड़ते हैं कि इन चारों का अपना एक अर्थ है, कि भाई ये चारों जो वर्ण हैं ये दैवीय सिद्धांत हैं, ईश्वर से इनकी उत्पत्ति हुई है। कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा से इसकी उत्पत्ति हुई है, कि ब्रह्मा के जो 4 अंग हैं उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा के 4 अंग में क्या देखते हैं कि जैसे जो सिर है, यहाँ पे दिमाग होता है, तो यहाँ से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण वर्ण की। और फिर बोलते कि जो छाती है और जो भुजाएं होती है हमारी, यहाँ से क्षत्रिय वर्ण आया है। और जो पेट होता है, यहाँ से जो है वैश्य वर्ण आया है। और जो शूद्र होते हैं वो पैरों से आए हैं। मतलब कि ये इस तरीके का सिद्धांत दिया गया कि भी शूद्र पैरों से आए हैं। लेकिन ठीक। अगर ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है हम्म। इन चारों वर्णों की, हम्म। तो ब्रह्मा जी जो अपने ही जो अंग हैं उनमें भेदभाव क्यों करेंगे? ये तो उनसे पूछना चाहिए ना जिन लोगों ने ये सिद्धांत दिया है। हम भी इस बात को नहीं मानते कि, मैं तो बल्कि ये मानता हूँ कि जी ये एक सिर्फ थ्योरी है, ये गढ़ी गई है कि भी इसी चीज से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वो अपनी चीजें बता रहे हैं। जी ये क्या होती है, ये सुपीरियरिटी के कॉन्सेप्ट होते हैं आपस में, कि भी यहाँ से जो उत्पन्न होगा, दिमाग है, उसके पास बुद्धि है, विवेक है, उसको सुपीरियर माना जाएगा। जिसके जो छाती से पैदा हुआ है, बाजुओं से पैदा हुआ है, उसको ताकतवर माना जाएगा। पेट से जो पैदा हुआ है उसको व्यापारी माना जाएगा। और जो साफ सफाई करने वाले हैं, शिकार करने वाले हैं, और जो सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, इनके लिए काम करेंगे, घर में रह के काम करने वाले हैं, वो पैरों से पैदा हुए हैं। कि उनको कहा कि ये धूल हैं, ये जमीन के व्यक्ति हैं, इसलिए इनसे नीचे माने जाएंगे। इसलिए तो सबसे ऊपर दिमाग होता है, इसे नीचे की तरफ लेके चले गए इसको। ऐसे ही उन्होंने रंग का डिवाइडेशन कर दिया, कि भाई जैसे अगर गोरा रंग होगा तो गोरा रंग जो होगा वो ब्राह्मण का होगा। ठीक है, अगर लाल रंग होगा, लाल रंग जैसे किस चीज का प्रतीक होता है, कि भाई लाल रंग जो है ना वो ताकत का प्रतीक हो रहा है, तो लाल रंग क्या करेगा आपका, वो क्षत्रिय का प्रतीक होगा। पीला रंग जो वो वैश्य का प्रतीक होगा। काला रंग जो है वो शूद्र का प्रतीक होगा। ये थ्योरी गढ़ी गई सारी की सारी। और जब ये थ्योरी गढ़ी गई तो लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा उसमें पे क्या हो रहा है ये, लेकिन जब लोग डेवलप होना शुरू होते हैं, अपने आप में दिखते हैं, तो चीजें समझ में आती है। इस थ्योरी में थोड़ा सा इसलिए दमखम दिख रहा है कि ये थ्योरी क्या कहती है कि जब यहाँ पे आपस में इनके विवाह चल रहे थे, तो जैसे क्या होता है ना कि ब्राह्मण हर किसी के घर में जो है, ये अभी तक ओपन व्यवस्था बता रहे हैं, ये भी ओपन कह रहे हैं कि भाई कोई अपने कर्म के आधार पे बन सकता है, कि भाई अगर किसी ने शिक्षा का ज्ञान हासिल कर लिया तो बेशक क्षत्रिय चाहे शूद्र है वो ब्राह्मण माना जाएगा। अगर किसी ने शस्त्र चलाने सीख लिया और वो स्त्री का काम, तो उसको क्षत्रिय वर्ग मान लेंगे हम। फिक्स नहीं था, फिक्स नहीं था। ये कामों के आधार हाँ, पे। ये शुरुआत में काम के आधार पे इस चीज को हम देख रहे थे। और इसके बाद क्या होता है कि जब आपस में जब ये काम करते थे, एक साथ में घुल मिल करके काम करते थे, ब्राह्मण जब जाता था, मान लीजिए किसी के घर पे चला गया वो, और वो उसके घर पे जा करके कर्म कांड करवा रहा है, पूजा पाठ करवा रहा है, ये सब काम उसके थे, तो करवाने का काम था ही उसका, वो करवा ही रहा था। तो इसमें क्या होता था कि संबंधों के नजरिए से चीजें देखी जाती। मान लो कि किसी क्षत्रिय घर में या फिर वैश्य घर में या शूद्र के घर में उसने कोई पूजा पाठ करवाई, और उसने दक्षिणा स्वरूप कहा कि मैं आपको अपनी बेटी दे रहा हूं। ठीक है, तो दक्षिणा स्वरूप जब वो बेटी मिल जाएगी तो वो उस बेटी को उसे अपनाना पड़ेगा, उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। ये इस तरीके से था। तो उसमें क्या हुआ कि ये सिस्टम आता अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का एक है। अनुलोम विवाह में क्या था कि ये ऊपर का वर्ण है, ब्राह्मण जो है ये ऊपर का वर्ण है, ये सबसे रिस्पेक्टेड एक वर्ण है यहाँ का। तो इसने क्या किया
कि भी अगर कोई नीचे का अपनी लड़की दान करता है तो वो उसके साथ शादी कर सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब जब घुल मिल करके काम हो रहा है आपस में, तो ये ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही नीचे के लोग ही अपनी लड़कियां ऊपर वालों को सौंपेंगे। भाई अगर प्रेम विवाह हो भी जाए तो ऊपर वाला व्यक्ति की लड़की भी तो जो ना, ऊपर वाला जो वर्ण जिसको हम समझ रहे हैं, उच्च वर्ण जिसे माना जा रहा है, वो वर्ण भी, उसकी वर्ण की लड़कियां भी नीचे शादी करेंगी। अब जब ये ऐसा शुरू हुआ कि ऊपर वाली लड़कियां नीचे शादी कर रही हैं, तब प्रतिलोम विवाह आ गया। प्रतिलोम विवाह में कहा कि नहीं, ये शादी मान्य नहीं होगी। ये शादी मान्य इसलिए नहीं होगी कि भाई यहाँ पे शुद्धता का खतरा है, कि भाई जब ऊपर नीचे वाले लड़का जो है वो ऊपर वाले वर्ण की लड़की लेकर के आएगा, तो वो कह रहा है कि इस वर्ण की शुद्धता घट रही है। नीचे वाली लड़की लेकर के जाएगा तो उस वर्ण की शुद्धता घट रही है। इस तरीके से इन्होंने डिसाइड कर दिया। ठीक है, मतलब कि अनुलोम विवाह है, ऊपर से नीचे वाली व्यवस्था तक जाता है, और प्रतिलोम विवाह की नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाला मान्य इसलिए हमने कर दिया कि जो अनुलोम विवाह इसलिए इसलिए मान्य किया कि वो नीचे से अगर कोई लड़की दान कर दे तो क्या करोगे, फिर क्या करोगे उस लड़की का, इसलिए वो मान्य था। नहीं तो इसके कह सकते हैं हम कि हो सकता ना भी मान्य हो ऐसी। यानी शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय हम्म, ब्राह्मण को अपनी लड़की दान कर दें तो वो विवाह कर लेगा, कर लेगा। या ये भी फिर था कि अगर शूद्र, क्षेत्र, वैश्य, क्षत्रिय को अपनी लड़की दान कर लें हम्म, तो भी वो विवाह कर बिल्कुल कर लेगा। लेगा। हाँ, शूद्र दान भी नहीं बल्कि वो प्रेम भी हो जाए तो और भी उसने शादी कर ली क्षत्रिय ने नीचे, जी। तो वो भी माना जाएगा। लेकिन जब ये ऐसा हुआ कि किसी क्षत्रिय की लड़की ने शूद्र के साथ शादी कर ली, तब यहाँ पे गड़बड़ आ जाती है। तब लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये तो हमारी कौम में शुद्धता गड़बड़ हो रही है, हमारा वर्ण जो वो खराब हो रहा है। ये वर्ण की शुद्धता पे सवाल खड़ा करता था वहां पे। बल्कि इस ये मानसिक तौर पे अगर वास्तविक तौर पे देखे तो होना चाहिए था उल्टा। होना तो यही चाहिए था। इसका उल्टा हाँ, होना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे ना इन्होंने एक चीज करी कि हम जो है दूरी बना करके रखेंगे इन लोगों से। ठीक है, दूरी का कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगा आपको, जी। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, अनुलोम प्रतिलोम विवाह की वाली बात जो है इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने जैसे ये बातें छिड़ी तो इन्होंने अपने पूरे सिस्टम को क्लोज कर दिया, और क्लोज करते ही ये कर दिया कि कोई भी जाति दूसरी जाति में शादी नहीं करेगी, कोई भी वर्ण दूसरे वर्ण में शादी नहीं कर सकता। अब एक वर्ण के अंदर आप जब देखेंगे ब्राह्मण को जो है, जब हम आज भी हम देखते हैं तो ब्राह्मण में देखा जाता है शासन शादी करने के लिए। जी। ठीक है, और जब आप क्षत्रिय वर्ग में, जैसे हम यहाँ मानते हैं कि जैसे राजपूत को माना जाता है कि राजपूत क्षत्रिय रहे हैं, मराठाओं को भी ये कहते हैं कि क्षत्रिय रहे हैं। लेकिन सही में अगर देखा जाए, कई बार जैसे कि हरियाणा में कई बार लोग डिबेट करते हैं कि भाई जाट भी क्षत्रिय रहे हैं, ये बोल देते हैं। लेकिन फैक्चुअली ये बात ठीक नहीं है, कंसेप्चुअली भी थोड़ी ठीक नहीं लगती है। फैक्चुअली का तो हम भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल कंप्लीट वहां पे लिखा हुआ तथ्य है, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन कंसेप्चुअली जब सोचते हैं तो ये दिखाई देता है कि जाट भी जो है वो क्षत्रिय नहीं था, वो शूद्र वर्ण की एक कैटेगरी में आता है। क्योंकि शूद्र को इन्होंने जो है ना उस समय पे, उसके बाद में जाकर के दो टाइप का बनाया था, एक छूत और एक अछूत। अब जो ये अछूत वाली बात है इसको हम बाद में लेंगे। यहाँ पे जो मसला था बंद करने वाला, अब हो गया कि पहले तो ये था कि भाई जो जिस वर्ण में था, दूसरे वर्ण की अगर वो चीज अपना लेता तो उस वर्ण में उस काम को भी अपना लेगा। भाई वो ब्राह्मण बन गया, उसने शिक्षा ली, वो ब्राह्मण बन गया, शिक्षा देना शुरू की। उसने शस्त्र चलाने सीखे, वो क्षत्रिय बन गया। उसने व्यापार सीखा, वो व्यापार वैश्य बन गया, इस तरीके से। लेकिन एक दिक्कत ये हुई कि इसको क्लोज करते ही ये हुआ कि भाई जो जिस वर्ण में पैदा होगा उसी वर्ण का काम अपनाएगा। जन्म के आधार पे चीजें डिसाइड हो गई, जहां जन्म होगा उसी के अंदर आप रहोगे और वही काम करोगे, दूसरा काम आप कर नहीं सकते। ये प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध किसने लगा ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण था वो सुपीरियर माना जाता था, और ब्राह्मण ने शुद्धता का कंसेप्ट लेकर के आए। यहाँ पे मैं दर्शकों को ये बात बताता हूँ कि ब्राह्मण का मतलब किसी जाति से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब एक वर्ण से है। और वर्ण उस समय पे एक, कई बार ये लोग भी बोल देते हैं कि ब्राह्मण को ही टारगेट क्यों कर रहे हो, तुम ब्राह्मणिकल सोसाइटी बोल देते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी ब्राह्मणिकल इसलिए बोला जाता है उसको कि उस समय पे ब्राह्मण धर्म हुआ करता था, और वो ब्राह्मण धर्म के कारण जो है हम ये इसलिए बोलते थे कि ब्राह्मण के अंदर जो ब्राह्मण धर्म के अंदर जो सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट था
उसके कारण हम आज भी ये मानते हैं कि अगर कोई अपने आप को सुपीरियर मानता है तो इसका मतलब वो ब्राह्मण की तरह मानता है। जैसे मान लो हम मार्क्सवादी हैं, या हम मान लो यहाँ पे कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि कंजर्वेटिव के अंदर हम किस चीज को लेंगे या मार्क्सवाद के अंदर की, भाई मार्क्स को ही बदनाम क्यों कर रहे हैं लोग, ये बोले कि मार्क्स को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम। असल में बात क्या है कि कंसेप्ट मार्क्स ने दिया हो और उसके कारण कोई गलती हो रही हो, वैसी ही अगर चीजें हमें दिखाई दें तो हम यही कहिए ना कि वैसा लग रहा है। अब जैसे डिक्टेटरशिप बोल देते हैं कई बार कि हिटलर शाही कर रहे, हिटलर शाही कर रहे, अब कोई बोल दे कि तुम हिटलर को क्यों बदनाम कर रहे हो, एक व्यक्ति का नाम था हिटलर, तानाशाही को बदनाम कर रहे हो, तो हिटलर ने की थी, तानाशाही को क्यों बदनाम कर रहे हो। असल में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, तो जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं तो हम ये देखते हैं कि किस विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी बात पे हम किसी व्यक्ति से, किसी ब्रांड से हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ, ऐसे बोल जी देते हैं। जी। तो उसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम यहाँ बोल दें कि ब्राह्मण दोषी है इस चीज के लिए, ब्राह्मण दोषी नहीं है, दोषी यहाँ पे वो व्यवस्था है। वो व्यवस्था थी जिसने इसको क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद में ये तो समाज में पहले से ही था कि एक ही वर्ण के अंदर जो है अलग अलग कैटेगरी के लोग होते ही हैं। आप अब भी देखेंगे कि एक काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता। अब बोल दे कि शूद्र के अंदर कैसे होगा, क्षत्रिय के अंदर कैसे होगा, भाई शूद्र के अंदर जो है ऐसा तो है नहीं कि काम करने वाला एक ही नाम दे दिया गया। भाई कोई बाल काटने का काम करता है तो उसको बार्बर कहा जाता है, ठीक है, कोई चमड़े का काम करता है तो उसको हम उसकी जाति के नाम से पुकार लेते हैं, चमार भी कह देते हैं उसको, ठीक है। या फिर किसी और, जैसे कुम्हार जो घड़े बनाने का काम करता है, घड़े बनाने काम वाले को कुम्हार कह देते हैं, ठीक है, लोहा का काम करने वाले को लोहार कह देते हैं। इस तरीके से जो है काम करने वाले लोग थे, उनको बिल्कुल पर्टिकुलर इस तरीके से क्लोज कर दिया गया कि भाई लोहार का बच्चा लोहार ही पैदा होगा, उसकी शादी भी लोहार ही खानदान में होगी, ठीक है। खेती करने वाले जो हैं वो खेती करने वाले ही वर्ण में चले, उसमें वर्ग में चले जाएंगे, ठीक है, कास्ट में चले जाएंगे अपनी पर्टिकुलर की। उसकी कास्ट क्या थी कि मान लो वो जाट है तो जाट में ही शादी करोगे आप, मान लो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही शादी करोगे। लेकिन एक और चीज की, जैसे ब्राह्मण के अंदर शादी करते हो तो ब्राह्मण में भी जैसे हम कहते हैं ना शासन देखा जाता है, जी जैसे कई जगह देखते हैं गोत्र देखा जाता है, ब्राह्मण में गोत्र की बात नहीं होती, वहां पे शासन देखते हैं। शासन में अगर मान लो जैसे गौड़ है, उसके नीचे त्रिपाठी है, नीचे द्विवेदी है, या नीचे चतुर्वेदी है, इस तरीके से पंड्या है मान लो, तो क्या होगा, मान लो गौड़ सबसे ऊपर है हायरार्की लेवल में, तो क्या होगा कि गौड़ की शादी नीचे वाले से शादी हो सकती है लड़की से, उस ऊपर वाले की नीचे वाले लड़के से शादी नहीं होगी, लड़की की। मेरी बात समझे, मैं जी कह रहा हूं जी। कि लड़की की शादी जो है वो जो नीचे गौड़ वाले से नहीं ब्राह्मण हो होगा। सकती, नीचे वाले से नहीं हो सकती, नीचे वाले की लड़की ऊपर वाले के साथ हो सकती है शादी, ऐसे होता है। तो इसलिए जो है ना उसकी शादी का जो कंसेप्ट है वो ये देखा जाता है कि गौड़ ब्राह्मण कौन है, गौड़ में ही शादी करेंगे, वशिष्ठ की वशिष्ठ में करेंगे, त्रिपाठी की त्रिपाठी में होगी, ठीक है। ये शासन के नाम है, ये गोत्र नहीं है। तो मतलब एक जाति है ब्राह्मण, हम्म, उसके अंदर भी शासन है, उसके आधार पर ही चलता है। बिल्कुल। मतलब हमने इस व्यवस्था को हम्म, जो है वो पहले तो वर्ण के आधार पर घोषित किया, हाँ फिर उसके हिसाब से काम हमने जो अपने डिवाइड किए, हाँ हाँ, फिर हमने इसको जातियों में बांट दिया। हम्म, जातियों में बांटने के बाद जातियों के अंदर भी गोत्र में बांटा, हाँ बिल्कुल। शासन में गोत्र में अलग शासन अलग में, जगह में हमने इसको बांटा, हाँ और उस हिसाब से फिर हम चल रहे हैं। बिल्कुल। अभी हमको लगेगा कि और किसी चीज की जरूरत है तो हाँ, सोसाइटी गोत्र के अंदर भी कुछ ले आएगी। अभी समाज में हम कहीं पर भी पूछ लेंगे आज के समय पे जी कि भाई ब्राह्मण है, ब्राह्मण की ब्राह्मण में शादी हो जाएगी, जी लेकिन अगर उससे ये पूछ, किसी ब्राह्मण से जाकर के पूछेंगे कि आपके यहाँ शादी कैसे होती है, वो सच में सही तरीका बताएगा कैसे होती है। अब ये बोल दो ना कि ब्राह्मण के साथ शादी हो जाती है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण जो हो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ण है, वो एक जाति नहीं है, उस वर्ण के अंदर जातियां हैं। ऐसे ही क्षत्रिय के अंदर जातियां हैं, वो सब कास्ट बोलते हैं उनको, ऐसे ही शूद्र के अंदर कास्ट ही है, मैं कास्ट आपसे है। ये भी जानना चाहूंगा, जैसे ब्राह्मण जो आपने वर्ण कहा कि बहुत हम्म, बड़ा वर्ण है, हम्म। इसके अंदर जातियां कौन सी हैं? जैसे ब्राह्मण के अंदर हम वशिष्ठ एक अलग अपने आप में जाती है ब्राह्मण की, त्रिपाठी अलग है, द्विवेदी अलग है, पांड्या अलग है, चतुर्वेदी अलग है, गौड़ अलग तो ये है। गोत्र नहीं है, जातियां हैं। ये जातियां हैं, ये ब्राह्मण शासन बोले जाते हैं इनको, शासन। शासन कहा जाता है। और इनकी शादियां भी इन्हीं के अंदर होंगी पर्टिकुलर, वशिष्ठ की वशिष्ठ शासन के अंदर शादी होगी।
और गौड़ शासन के अंदर शासन अगर होगी। क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय में कौन से गोत्र आते हैं, अ, जिन जातियां? मतलब इसका इतना हाँ मुझे भी नहीं पता है, मैं कहूँ कि मैं खामखा बात कह दूं इस पे कोई, जी तो इसका मुझे भी नहीं इतना पता है, क्योंकि क्षत्रिय के अंदर भी कई लोग बोलते हैं, जैसे मराठा बोल देते हैं, मराठाओं की मराठाओं में शादी होती है, जी राजपूतों की राजपूतों में होती है, ठीक है। राजपूतों में भी अपना एक सिस्टम होता है अलग से, उसको भी मैं थोड़ा इतना क्लेरिफाई नहीं कर सकता। जैसे जैसे अब जाट है, जाटों की जाटों में होती है, लेकिन जाट मुस्लिमों में भी है, जी जट जो वो सिखों में भी है। जी ये क्यों आया, ये बाद की बात है, ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव है दोनों के दोनों, क्योंकि हम इसको कास्ट के नजरिए से नहीं लेके इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं। अब मैं उस बात पे आ रहा हूं जो मैं कह रहा था कि इन लोगों को, जो लोग अब खाने को डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ये लोग जैसे खाना जो होता है ना, खाना भी यहाँ पे डिवाइड था कि हर एक वर्ण के लिए खाना डिवाइड है। जैसे 3 तरह के खानों की बात होती है कि भी 3 तरह के खाने हैं, एक तात्विक, कुछ इस तरह का बोला जाता है, सात्विक, तामसिक, सात्विक होता है, तामसिक होता है, और एक और होता है एक राजसिक, ऐसा कुछ। राजसी, जी राजसी खाना। तो जो सात्विक खाना है उसको माना जाता है कि ये ब्राह्मण वर्ण के लिए है और वैश्य वर्ण के लिए, क्योंकि इसमें क्या ब्राह्मण और 7 वैश्य। गुणों से बना हुआ खाना, मीट मांस अंडा इसमें कुछ भी मीट नहीं? मांस अंडा शराब इसमें कुछ नहीं नहीं है। होता, इसमें फल फ्रूट वो सब चीजें होती हैं। और ब्राह्मण जो खाना खाएगा, मान लो उसको खाना किसी शूद्र के घर पे खाना खाना है, वो सिर्फ पका हुआ खाना खा सकता है, घी में पका हुआ, शुद्ध देसी घी में पका हुआ, उसके अलावा खाना खाना उसे मना है। शूद्र के घर पे हाँ, या कहीं भी? नहीं नहीं, वो कहीं भी लगा लीजिए, कहीं भी, अच्छा। किसकी जिसके, क्योंकि ब्राह्मण का काम था कर्मकांड करवाना, जी ठीक है, वो सब चीजें थी, तो इसलिए उसको खाना तो खाना जाना ही पड़ता है। जैसे हलवा है, पूरी है, ये सब चीजें खा सकता है क्योंकि वो घी में बनती है, जी। इसलिए खा सकता है, ठीक है। अब कच्चा भोजन क्या होगा, कच्चे भोजन को नहीं खाएगा वहां पे वो। क्या कारण था इसका? कारण वही कि ये पका हुआ भोजन जो है वो शुद्ध हो जाता है घी में पकने के बाद में, उसको शुद्ध नहीं मानते कि कच्चा भोजन जो वो इनके हाथ लगे हैं, वो सब चीज लगी हुई है, वो इसलिए नहीं खा रहे। नहीं, फिर पका हुआ भोजन भी तो अपने हाथ से ही डाल के ला रहे हैं, उनके हाथ तो वहां पर भी लगे हैं उनके। यही तो कंसेप्ट में गड़बड़ है थोड़ी सी यहाँ पे, कि पका हुआ तो लेके आ रहे हैं वो लोग, जी ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पके हुए के अंदर हाथ नहीं डल रहे हैं इन लोगों के, ये पका रहे हैं। लेकिन एक और चीज थी यहाँ पे, खाना पकाने के लिए उनके साथ में उनके घर पे दूसरा व्यक्ति जाता था जो खाना, ब्राह्मण। हाँ हाँ बिल्कुल, वो खुद शुद्ध खाना नहीं बनाते थे, खुद नहीं बनाते थे, वहां पे बन के आता था, बनाया जाता था वहां पे जाकर के, उसके घर पे खाना बनता था जो भी गरम, वो भी शुद्ध देसी घी से, ठीक है, उससे बनाना पड़ेगा खाना, जी। ठीक है। हर एक वर्ण की यही सच्चाई रही वहां पे। अब राजस्विक जो खाना है वो क्षत्रियों के लिए था? राजसी नहीं था, तात्विक खाना था, क्या कह रहे थे आप? तामसिक। तामसिक खाना हम कह रहे थे। तामसिक खाने में क्या है कि वो शराब आती है, मांस मिट्टी भी आ जाती है, कि भाई ये जो है ना, ये तमस पैदा करते हैं, गर्मी पैदा करती है ये सब चीजें। जैसे अ, लहसुन है, अदरक है, प्याज। प्याज है, ये सब चीजें जो हैं, जो उस राजसी खाना उसमें लेके चले गए। और इसके अंदर जो है, तामसिक खाने के अंदर जो है, इसमें वो रखी गई कि भाई यहाँ पे शराब वगैरह वो सब चीजें ये क्षत्रियों के लिए था, कि क्षत्रिय खा सकते हैं, क्योंकि ये लोग लड़ाई वगैरह लड़ते हैं, और इस लड़ाई से जो है इनको जोश चाहिए, एग्रेशन चाहिए, तो इस खाने से एग्रेशन आता है, जोश आता है, और दिमाग गर्म रहता है, तो इसलिए लड़ाई में ये काम। इनकी दूसरी बात ये थी कि जो राजसी खाने की जो बात हो रही है, अब राजसी खाना जो है वो कहा गया कि इसके अंदर लहसुन है, ये भी गर्म होता है, ये अदरक है, ये भी गर्म होता है, प्याज ये भी गर्म होता है, ये नहीं खाने चाहिए। आज भी हमारे समाज में ये सब चीजें जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते इन चीजों को, वो कहते हैं कि ये खाने जो हैं ये इनके लिए नहीं है, ब्राह्मणों के लिए या इनके लिए नहीं खाते इनको, इस चीज को वो मना करते हैं। तो खाने का भी अपना डिवीजन था, तो कास्ट को डिवाइड करना इतना मुश्किल नहीं लग रहा है अब, कि भाई हम ये सोचे, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि, हमारे दर्शकों को ये बात थोड़ा मैं समझा देता हूं, कि जब खाने का डिवीजन है, रंग के आधार पे व्यक्तियों में डिवीजन उस समय पे है, और ये तक एक थ्योरी चल रही है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये ईश्वरीय है, कि भाई ईश्वर ने इसको भगवान जन्म ने दिया, इसको। भगवान ने इसको दिया है। तो कास्ट डिवीजन एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम नहीं था वहां पे, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है।
इसीलिए क्या किया गया, जब ये चीजें वो नीचे खा रहे थे ना, अब उनको ये बोला कि ये खाना जो है ब्राह्मणों ने ऐसा किया या नहीं किया, ब्राह्मण वर्ण ने ऐसा किया कि ये खाना जो है ये नीचे वाले लोग खा रहे हैं, और ये खाना हम खाते नहीं, इनसे गंध आती है और ये गंध हमें अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो इसलिए इनको जो है हमें अलग निकाल देते हैं, ये शूद्र लोग बनाए गए, शूद्रों से अस्पृश्य लोग निकलते हैं। जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है, जी। अब वो जो अनुलोम विवाह है वो आ जाता है यहाँ पे कि भाई शादी नहीं होंगी आपस में किसी के साथ भी, अब शादी नहीं होंगी तो सीधी सी बात है समाज का विभाजन हो गया। अब समाज का जब विभाजन हो गया, अपनी अपनी कास्ट में शादी कर रहे हैं, तो और शुद्धता की बात आ गई, शुद्धता खत्म हो रही है, तो इसीलिए क्या कहा गया कि इनके साथ उठना बैठना नहीं है। स्टार्टिंग में पता नहीं इतना भेदभाव था या नहीं था, लेकिन हम धीरे धीरे करके इतने भेदभाव में घुलते चले गए कि हमने जो है कुछ लोगों को अस्पृश्यता की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि भी ये बाहर रहेंगे समाज से, और उनके लिए नए नियम रूल रेगुलेशन बना दिए गए कि भी ये लोग समाज से बाहर रहेंगे। क्लोज सिस्टम जब किया गया था उस समय पे एक रूल और आया था कि महिलाएं घर के अंदर रहेंगी और महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगी, शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। नहीं करेंगी, महिलाओं की शिक्षा पे रोक पड़ गई यहाँ पे जब क्लोज्ड वर्ण व्यवस्था हो गई, जैसे ही क्लोज्ड हुई, और उसके बाद महिलाओं को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया साथ के साथ में, और फिर शूद्रों को भी ये बोल दिया गया कि शूद्र भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, ये बात भी कर दी गई। साथ में जब उनको बाहर किया गया, अस्पृश्य घोषित किया गया, उनके लिए डिसाइड कर दिया गया कि आपकी जो दिशा है आप दक्षिण दिशा में रहेंगे, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं उसमें से गंध आती है और दक्षिण दिशा से हवाएं कम चलती है। हम देखते हैं ना कि पूर्वा पछुआ, पूर्व से पश्चिम से हवाएं आती हैं, जी। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं कि हवाएं जो पूर्व पश्चिम से चलती हैं, दक्षिण से हवा कम आती है, तो इसीलिए ये दक्षिण दिशा में रहेंगे और उधर से इनकी गंध नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि दक्षिण दिशा में सूरज जब जाता है, सूर्य जब पहुंचता है, पूर्व से निकलता है दक्षिण में पहुंचता है, सॉरी दक्षिण से और फिर पश्चिम में आता है, तो वो क्या होता है कि जब सुबह निकलता है तो दक्षिण में जब आएगा तो दोपहर हो जाती है, तो उसमें पे क्या है कि जो दोपहर होती है वो सर के ऊपर आ जाता है सूर्य, तो छाया लंबी नहीं होती, बिल्कुल सिकुड़ जाती है, परछाई जो है वो सिकुड़ हाँ, परछाई सिकुड़ जाती है। परछाई जब सिकुड़ जाएगी तो साथ की साथ में जो है ये भी होगा कि इनसे हम थोड़ा दूरी पर हैं, तो मतलब ये भी बात वहां पे ये आ गई कि हम इनकी परछाई से भी दूर रहेंगे, इन लोगों की परछाई भी ना पड़े, परछाई भी नहीं पड़ेगी हम पे। और सुबह शाम सुबह और शाम का ये कर दिया कि भी सुबह पूर्व से सूरज निकलता है, शाम को पश्चिम में छिप जाता है, तो उस समय पे जो है परछाई जो है वो सबसे लंबी होती है, इसीलिए सुबह और शाम ये शूद्र जो है ये बाहर नहीं निकलेंगे, कहीं इनकी परछाई यहाँ पे ना आ जाए, इस तरीके से, और गांव से बहुत दूर बाहर इनको रखा गया। ये कब की बातें हैं सारी? ये उसी समय की बातें हैं जब वर्ण व्यवस्था अपने चरम पे चल रही है और वर्ण व्यवस्था खत्म हो चुकी है लगभग, और ये कास्ट सिस्टम लगभग जो है शुरू हो चुका है अपने आप में, मतलब हम कास्ट के ओरिजिन की बात कर रहे थे ना, तो कास्ट सिस्टम अब ओरिजिनेट कर चुका है इस बारे में कि भी अब ओरिजिन हो गया है, जब ये रूल बनने लग गए, जब ये क्लोज सिस्टम आया ना वर्ण व्यवस्था में, वो क्लोज सिस्टम ही इसको लेकर के आया। एक ऐसा भी है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में जिक्र किया है उस चीज का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, कि अगर काला डोरा एक पहन रखा है हाथ में या फिर गले में काला डोरा पहन रखा है, हाँ, तो ये पहचान है शूद्रों की, पहचान बना दी गई अस्पृश्य की, कि भाई अछूत लोगों की ये पहचान रहेगी, ये व्यक्ति काला डोरा पहन रखा ये अछूत है, गले में या फिर हाथ में ये अछूत है, ये अछूत है, इसकी पहचान हो जाएगी। हमारे समाज में भी हम सुनते थे, भाई हमारी माँ से भी सुन लेते हैं, हमारी दादी से भी हमने सुना है कि भाई जो गांव के अंदर जो चमार होता था, वाल्मीकि होता था, और ये लोग देखो एक चीज और जोड़ते हैं वो साथ में कि यहाँ पे तो हमारे गांव की जो हम बात करें, हमारे बुजुर्गों की बात करें, वो कहते हैं कि इन लोगों को जो है यहाँ पे समाज के अंदर बाल्टी के अंदर जो है पानी अगर इन्होंने पी लिया, पीछे से कुएं से पानी पी लिया, तो कुएं से पानी पी लिया तो इनको पीछे से मिट्टी डाल के जानी पड़ती थी। ये पीछे की बात है, सिर्फ मात्र ये समझ लीजिए कि 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे इस बात को? मैं कह रहा हूँ कुएं से अगर पानी कुएं से अगर पीछे से किसी ने नहीं देखा है और वो पानी पी रहा है, सार्वजनिक कुआं है, उसने पानी पी लिया, तो उसके अंदर मिट्टी डाल के जाएगा। कुएं के अंदर? कुएं के अंदर नहीं, बाल्टी के अंदर, बाल्टी के अंदर, बाल्टी के अंदर, कि भाई इसमें जो है इस बाल्टी से किसी ने अछूत ने पानी पिया है, तो इसलिए इसको अपना धो लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं। अगर वहां पे कोई है तो कुएं से दूर खड़ा हो जाएगा
और बोल दिया पानी पिला दो, तो ऊपर से ऐसे पानी डाला जाएगा, वो पानी पिएगा। ये हमारे समाज में व्यवस्था 40-50 साल पहले तक लगभग आप देख सकते हो। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं अनुमान मेरा गलत हो सकता है, लेकिन कुछ जगह देश के अंदर अब भी ऐसी मिल सकती है हमें, जहां पे इस तरह का रूढ़िवादी पुराना सिस्टम जो है, जो बहुत पुराना सिस्टम है, और ये डिस्क्रिमिनेटरी जो सिस्टम है, ये अब मिल भी सकता है। जैसे सती प्रथा कई जगह राजस्थान में कहा जाता है कि अब भी है, बची हुई है, जी। कहते हैं ऐसा। मुझे लगता नहीं होगी, लेकिन कहते हैं ऐसा। हो अगर है तो बहुत गलत है, इसके ऊपर कंट्रोल की जरूरत है हमें। तो ये जो व्यवस्था की जो बात बता रहा हूं आपको, ये चीजें और डिसाइड की गई रूल के अंदर वहां पे। ये लोग दक्षिण में तो रह ही रहे हैं, दक्षिण के साथ इनको ये बोल दिया गया कि ये किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, किसी भी भगवान के किसी भगवान, मंत्र कोई ऋग्वेद का मंत्र है, ठीक है, किसी भी वेद का मंत्र है, उसका उच्चारण ये लोग नहीं करेंगे। उच्चारण नहीं करेंगे, बल्कि इसकी ध्वनि तक इनके कानों में नहीं पड़नी चाहिए, ये सुनेंगे भी नहीं उसको, ये भी कर दिया गया। फिर एक चीज और कर दी गई इसके लिए कि भाई इन लोगों को जो है यहाँ पे आना जो है अलाउड नहीं किया गया। कि भाई क्यों? क्योंकि ये चमड़े का काम करते हैं ये लोग जो हैं जानवरों की खाल उतारने का काम करते हैं, इनको ये काम दिए गए। साथ में ये भी काम दिए गए कि इनको गंद उठाने का काम दे दिया गया। इनको उन कामों में नहीं रखा गया जो सुपीरियर काम थे, जो अच्छे काम थे, ठीक ठाक काम थे। इनको सिर्फ उस काम में रखा गया। हमारे देश के अंदर इस कास्ट को, शूद्र कास्ट को हम कह सकते हैं, या फिर अछूत को मान सकते हैं। मेनली मैं मानता हूं कि अछूत इसके अंदर बहुत ज्यादा उत्पीड़ित रहा है इसके अंदर, जो हम देखते हैं। तो अछूत को सबसे ज्यादा सहन करना पड़ा। और अछूत में मैं जहां तक देखता हूं, एक तो वाल्मीकि, एक चमार, ये बहुत ज्यादा रहे हैं, इनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ उस समय पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कई बार ये डिमांड उठती है ना देश के अंदर की न्याय की बात हो, तो ये इस तरीके का जब अन्याय हुआ हो किसी के साथ समाज में, जिसके साथ में ये कहा गया हो कि भाई इसको पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया, इस मंत्र तक छीन लिया गया, मतलब कि आप मंत्र नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, किसी ने ये बोल दिया कि आप समाज से बाहर रहेंगे, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज आज के समय पे अगर हम किसी को बोल दे तो। और उस समय पे ये भी था कि अगर कोई गलती कर देता है, जाति परिषदें बन गई थी, हर एक अपनी जाति की जो है वो जाति परिषद बन गई कि जी। ये रूल रेगुलेशन का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपकी जो है पहले तो जात पंचायत बनती है कि भी आपकी कास्ट पंचायत बन गई। जैसे जाटों में एक खाप पंचायत आती है, जी। इसको खाप पंचायत बोलते हैं, तो जाटों की ये हो गई। ऐसे ही हर एक जाति की अपनी, जैसे ब्राह्मण महासभा भी बोलते हैं, ब्राह्मण महासभा बनी हुई है। ये मॉडर्न नाम है, पुराने समय में कुछ और नाम होंगे, लेकिन बने जरूर थे, ये बनाए गए थे। और रूल रेगुलेशन इतने कठोर होते थे, इतने कठिन थे कि व्यक्ति जो है उनसे बाहर नहीं जा सकता है, और उनसे बाहर जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के भी नियम ये थे कि भाई जाति की जो, खुद की जो जाति है उस पंचायत में पहले फैसला जाएगा कि वो क्या निर्णय करती है। और इसमें सबसे बड़ा निर्णय होता था, सबसे बड़ा हथियार जो होता था वो होता था जात निकाला। जात निकाला का मतलब है कि आपको जाति से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और ये बहुत सामाजिक बहिष्कार भी इसको आप कह सकते हैं कि जी। समाज से आपको बहिष्कृत कर दिया गया है। आज तक पिछले कई सालों तक होता है ये काम। मैं कहता हूं अब भी होता है। जी। मैं आपको पिछले 3-4 साल के 20 उदाहरण बता सकता हूं जिनके साथ में ऐसा हुआ है। और अब तो जो है ये तो खुद की जो पंचायत होती है ना, खुद की जाति की पंचायत होती है, जी। वो करती है ऐसा, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए फैसला कास्ट पंचायत ऊपर चला गया, जाति परिषद में चला गया। कास्ट काउंसिल भी होती है जो सभी जातियों की मिलकर के एक बनाई जाती है, जहां पे इनके सारे प्रतिनिधि पहुंचते हैं। वो क्या करती है, दो जातियों के बीच अगर झगड़ा हो जाए वो उसको सुलझाने का काम करेगी। वो किसी एक पर्टिकुलर जाति में निर्णय नहीं देती है, दो जातियों के बीच झगड़े के ऊपर बात करेगी। अगर पर्टिकुलर जाति का निर्णय होगा तो वो उसकी कास्ट पंचायत में ही होगा, और वही उसके ऊपर एक्शन लेगी। इसमें भी फर्क ये था कि जो कास्ट काउंसिल होती थी वो कभी भी जो अपर अगड़ी कास्ट जिसको हम कह सकते हैं, आगे बढ़ी हुई कास्ट जिसको हम कह सकते हैं, या जैसे ब्राह्मण लगा लीजिए, क्षत्रिय कास्ट लगा लीजिए, उनके बारे में निर्णय होना है, उनको दंड नहीं दिया जाता था। शूद्र को दंड ज्यादा मिलता था, उसको बिल्कुल टारगेट पे रखा जाता था उसमें। वहां पे ये भेदभाव अलग से दिख रहा था। तो इतना लंबा भेदभाव चला है ये देश के अंदर। और इसका भी एक बड़ा कारण है कि जो लोग बोलते हैं ना कि भारत में कन्वर्जन हो गया, भारत के अंदर मुस्लिम बन गए लोग, भारत के अंदर ईसाई बन गए, बौद्ध बन गए। कारण यही होता है, अगर आदमी किसी घर में दुखी हो जाए
तो उसको घर बदलना पड़ता है, तो वो अपना घर छोड़ देता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया कि वो अपना घर छोड़ दिया। तो हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए हैं कि अस्पृश्यता का सिस्टम जो वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके क्या नियम रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम जो है ये एंशियंट टाइम का सिस्टम है। जी। मध्यकालीन सिस्टम पे जब चले जाएंगे हम, एंशियंट टाइम से जब आगे बढ़ेंगे, तो इसी को जो है धीरे धीरे करके जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, मनुस्मृति की जब बात आती है, जी। ये भी एंशियंट में ही आता है। लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांत जो है वो ज्यादा स्ट्रोंग थे, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट बन गया। एक बात और छूट गई इसके बीच में, आप जब देखेंगे ना कि हम यहाँ पे वर्ण व्यवस्था देख रहे हैं, उत्तर भारत के अंदर बाहर से आर्य आए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। आप जब साउथ में जाएंगे, साउथ में गए तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वहां पे क्षत्रिय नहीं दिखाई देंगे आपको, वहां पे आपको वैश्य नहीं दिखाई देगा। वहां लड़ाई ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है। नहीं है, तीसरा शूद्र, ये तीन होंगे, सिर्फ तीन वहां पे दिखाई देंगे। यानी कि यहां से वहां पे कौन पहुंचा? सिर्फ ब्राह्मण। यहां से शुद्ध क्षत्रिय नहीं गए और ना ही यहां से वैश्य गए, वहां पे ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण दो कम्युनिटी आपको जबरदस्त दिखेंगी। नॉन ब्राह्मण भी तो क्षत्रिय और वैश्य ही होंगे वहां पे, और कौन है? मतलब कि इस सिस्टम की बता रहा हूं मैं, जो ये ब्राह्मणिकल सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ आपको, जी। जो आर्य यहाँ पे आए, मैं इसकी बता रहा हूँ। वहां पे उनका अलग, वहां पे तो आप जब लड़ाई पढ़ेंगे, पेरियार को अगर कोई अच्छे से पढ़ ले तो वो बताता है कि यहाँ पे तो आर्य थे ही नहीं, आर्य तो बाहर के लोग हैं, दक्षिण के लोग तो द्रविड़ लोग हैं। उनका अपना एक सिस्टम है, उनका अपना एक कल्चर है, अपनी एक भाषा है, अपना रहन सहन खान पान सब कुछ अलग है। वो तो इनके साथ मैच ही नहीं होता है, तो इसलिए वो ब्राह्मणों के खिलाफ रहते हैं। वहां की जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल विल है लोगों की, और पॉलिटिकल जो लड़ाई है, वो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण की लड़ाई है पूरी की पूरी। साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अंदर लगा लीजिए, केरल के अंदर लगा लीजिए, आंध्र प्रदेश और इसके अंदर लगा लीजिए आप, क्या है, तेलंगाना के अंदर, यहाँ पे भी इस तरीके की लड़ाई चलती है ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण की। लेकिन यहाँ पे अलग सिस्टम है, बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग है। इसीलिए पेरियार लड़ते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पे इन चीजों को लेकर के। तो बीच का जो जितना सिस्टम आता है वो फिर शासन बदलते रहते हैं इसमें तो, और लोग अपने धर्म को भी बदलते हैं। जैसे मुस्लिम यहाँ पे आए तो लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया। अब यहीं पे ना एक चीज अड़ जाती है कि जाति व्यवस्था मुस्लिम धर्म में भी पहुंच गई। मुस्लिम तो बाहर से आए थे, जी। ठीक है, अब मुस्लिम तो यहाँ पे राजा लोग आए थे। मुस्लिम ऐसा थोड़ी है कि कोई एक देश यहाँ से वहां से उठ करके आया और यहाँ पे आकर के शिफ्ट हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। यहीं के लोगों ने धर्म अपना लिए। हुआ ये कि यहाँ के कुछ राजा लोग थे, उन्होंने भी अपनाए धर्म। उन्होंने अपने बच्चों की शादियां जो मुगलों के साथ कर दी या मुस्लिमों के साथ कर दी, ठीक है। वो शादियां इसलिए की गई कि भाई यहाँ पे सिक्योर रहा जा सके, क्योंकि ये तो पक्का रहा है दुनिया के अंदर कोई भी धर्म अगर वो फंडामेंटलिज्म पे चल रहा है और वो मिशनरी धर्म है, तो वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे ईसाई धर्म भी मिशनरी धर्म रहा है, मुस्लिम भी मिशनरी रहा है, हिंदू धर्म मिशनरी नहीं रहा है इस तरीके का। और बहुसंख्यक हैं, मुझे लगता है इसलिए मिशनरी नहीं रहे हैं, ठीक है, ज्यादा संख्या में यहाँ पे, और ज्यादा इस तरीके के राजा महाराजा रहे नहीं कि दूर तक में फैलाना है। क्योंकि हमारे राजाओं का शासन भी जो हम देखते हैं, हिंदू राजाओं का जो शासन देखते हैं हम, वो भी इतने ही अपने इसी सब कॉन्टिनेंट के अंदर सिमटा हुआ है सारा का सारा, उसका शासन बहुत दूर तक नहीं फैला हुआ है। तो जो मुगल यहाँ पे आते हैं या उससे पहले जो अलग अलग मुस्लिम जो आते हैं, उन्होंने भी कन्वर्जन करवाया है। कन्वर्जन का कारण यही था कि इन यहाँ पे जो उच्च जाति के जो लोग हैं, जैसे कहते हैं ना मुस्लिमों में जाति क्यों है, जी। मुस्लिमों में तो नहीं होती है। असल में ये सीधा सा इफेक्ट यहाँ पे इसका था, वर्ण व्यवस्था का पड़ा और हिंदू धर्म का इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर। वो इसलिए पड़ गया कि हिंदू धर्म ने क्या किया यहाँ पे जा करके कि भाई अपने कुछ उच्च जाति के लोग जो है जान बचाने के लिए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए वहां पे, ठीक है, या फिर ये समझ लो अपनी इच्छा से कन्वर्ट हो गए हूँ। अपनी इच्छा से भी हो सकता है कोई व्यक्ति, हम ये तो नहीं कह सकते कि उसको जबरदस्ती करवा दिया हो या डर के मारे करवा दिया हो, लेकिन कारण सारे होते हैं। इच्छा से भी जाते हैं लोग, डर में भी जाते हैं लोग, और कुछ लोगों को जबरदस्ती भी करवाया जाता है।
ये भी होता है। तो जब ऊंची जाति के लोगों ने धर्म अपनाया तो वो तो अपने आप को फिर भी सुपीरियर मानेगा। अब उसी कंटेक्स्ट में कुछ लोग जो हैं वो अपने समाज को देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत भेदभाव है, ठीक है, और इस भेदभाव से तो मुझे बचना है। तो उसने भी क्या किया, मुस्लिम धर्म अपना लिया। नीची जाति के लोगों ने, जो पिछड़े हुए थे, पिछड़ी जाति के लोगों ने, नीची जाति मेरे हिसाब से शब्द गलत है, पिछड़ा हुआ शब्द कहना चाहिए इसके लिए। नीची का और ऊंची का मतलब ये हो गया कि एक सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है, इंफीरियर जी। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा बचूंगा इस शब्द को यूज करने से। इसमें ये कह सकते कि एक आगे निकल गया, एक पीछे छूट गया, एक अगड़ा है, एक पिछड़ा है। तो पिछड़ा ने भी अपना लिया वो धर्म। अब क्या हुआ, अब जो उसमें शामिल हुआ था ऊंची जाति वाला, उसने ये सोचा कि ये वहां पे उस धर्म में था, ये उस नीची जाति में था, इसको ऐसे सोचता है वो, ठीक है। अब ये मेरे साथ आ गया, तो वो उसको उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे हिंदू धर्म में ट्रीट करता था, उसी तरीके से ट्रीटमेंट सेम मिलता है, ट्रीटमेंट धर्म भले ही चेंज हो गया। धर्म चेंज कर दिया उसने। तो इससे क्या हुआ कि जाति वहां भी सेट कर गई, उसके अंदर भी सेट हो गई जाति जाकर के, मुस्लिम धर्म के अंदर भी। और यही कारण ईसाई धर्म में भी रहा कि वहां पे भी ऐसे ही सेट होती चली गई जातियां। तो लेकिन इस चीज को तोड़ा, जाति व्यवस्था जो वो धीरे धीरे टूटी, कुछ कुछ हद तक टूटी। वो टूटी अंग्रेजों के समय पे आने के बाद। लेकिन अंग्रेजों ने अपना शासन जमाने के लिए सबसे ज्यादा सहयोग लिया उच्च जातियों का, ऊपर की जो अगड़ी जातियां थी उनका सबका सहयोग लिया, और उनके सहयोग से जो वो शासन करने में कामयाब रहे। अब हमारा जो फेज शुरू होता है वो होता है मॉडर्न टाइम का, और मैं मॉडर्न टाइम में शुरू करूंगा इंडिया का नेशनल मूवमेंट का फेज। तो नेशनल मूवमेंट में क्या है कि यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई है देश की, जी ठीक है। होता क्या है कि 1813 का एक्ट आता है, ठीक है, 1813 ईस्ट इंडिया एक्ट के नाम से जो, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है एक एक्ट बना दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप शासन करिए वहां पे। और शासन करने के लिए उन्होंने एक प्रोविजन कर दिया उसके अंदर कि ईसाई मिशनरी जो वो भारत में जाएं और अपना प्रचार कर सकते हैं। ये प्रोविजन आ गया 1813 के एक्ट में। अब इसमें जैसे ये प्रोविजन आता है तो इस समय पे वो क्या करते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रिटिश सारे के सारे जो है यहाँ पे मिशनरी आ जाते हैं, और वो यहाँ पे आने के बाद में ये देखते हैं कि समाज की समस्याएं क्या हैं। जब वो इन समस्याओं को देखते हैं तो वो ब्रिटिश हिस्टोरियन भी और ब्रिटिश जो वो लोग थे, मिशनरी लोग भी थे, ईसाई मिशनरी थे जो, वो लोग भी एक ही बात पकड़ के बैठते हैं कि यहाँ पे जो समस्या है वो हिंदू धर्म के कारण है। और वो इसलिए है क्योंकि डोमिनेट यहाँ पे ये करता है, बहुसंख्या में ये लोग हैं। इसके कारण क्या है कि यहाँ पे सती प्रथा है, यहाँ पे जाति प्रथा है, यहाँ पे अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे इन चीजों के कारण जो है लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि अनटचेबल को जो है इस धर्म में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, और ना ही इनको जो है क्या नाम है ये शूद्र जो है इनको आगे बढ़ने दिया जाता, क्योंकि इनको पढ़ने ही नहीं देते ये लोग, ठीक है। महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको नहीं आगे बढ़ने दिया जाता। तो ये बड़ा मामला क्रिएट हो गया कि भारत के अंदर गरीबी का कारण जो है, भारत के अंदर अकालों का कारण जो है, वो कारण है कि इस हिंदू धर्म के अंदर ये सब चीजें हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स जो हिस्टोरियन है उनकी बात आगे रही, और मिशनरीज ने ये बोला, ईसाई मिशनरीज ने, कि आपकी समस्या ये धर्म है, इसके कारण आप पीछे हैं, तो आप इस धर्म को छोड़ दो, इस धर्म को छोड़ दो, ईसाई धर्म को अपना लो। तो उन्होंने टारगेट किया जो पिछड़े लोग थे उनको, तो वो इसके अंदर आना शुरू होते हैं। फिर अब क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो है इस चीज को लेकर के एक विद्रोह खड़ा होता है, और इस विद्रोह में सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग गलत कह रहे हो, कि तुम लोगों ने ये गलत बताया है कि हिंदू धर्म के कारण समस्या है। हिंदू धर्म में ये सब चीजें जो हैं जो आप बता रहे हो ये नहीं थी। ये चीजें तो जो है ना, जैसे हमारा वेद था, इन्होंने कहा कि हमारे वेदों में ये समस्या नहीं थी, वेदों में 4 वर्ण थे, काम के आधार पे काम करते थे, मतलब काम के आधार पे हमने बांध रखा था अपने आप में, जाति हमारे थे ही नहीं, हमारे अनटचेबिलिटी थी ही नहीं। ये तो बाद में हमारी गलती रही है, ठीक है, कि हमने गलतियां की और वो ठीक नहीं कर पाए हम, ठीक है। तो इसलिए कहा, इन्होंने कहा कि हमारे धर्म में, धर्म की वजह से यहाँ पे गरीबी है ऐसा नहीं है, धर्म की वजह से यहाँ काल पड़ते ऐसा नहीं है, धर्म की वजह से हमारा देश पीछे रह गया ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे धर्म में कुछ कमियां हैं, उनको सुधारा जा सकता है। ये बात राजा राम मोहन राय ने बोल दी।
यही बात आगे जा करके जो है दयानंद सरस्वती बोल देते हैं, यही बात जो है विवेकानंद बोल देते हैं, यही बात बाल गंगाधर तिलक बोल देते हैं, यही सेम बात जो अरविंदो घोष बोलते हैं, यही बात लाला लाजपत राय बोल देते हैं, यही बात वीडी सावरकर बोलते हैं। ठीक है, तो इनका तो ये रहा कि इन लोगों ने यहाँ पे ये दिक्कत की, इसीलिए क्या हुआ, उस समय पे रिवाइवल होता है हिंदू धर्म का, पुनर्जागरण काल उसी को हम बोलते हैं कि राजा राम मोहन राय जो पहले व्यक्ति हैं जो पुनर्जागरण को जीवित करते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें अपने वेदों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए वो अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस बात की तरफ चलते हैं कि हमें जो है ये सती प्रथा बंद कर देनी चाहिए, जाति के ऊपर भेदभाव बंद कर देना चाहिए, अनटचेबिलिटी को बंद कर देना चाहिए। अंग्रेजों के साथ मिलकर के सती प्रथा के खिलाफ कानून भी बनवाते हैं 1828 में, ये भी उनका बड़ा योगदान था। और साथ में जो है एक समाज की भी स्थापना उन्होंने की, राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की, ये बीच में हम नाम देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ इस चीज को। उसके बाद जैसे दयानंद सरस्वती ने भी यही सेम बात बोली, और आर्य समाज लेकर के आगे, आर्य समाज लेके आएंगे, और उन्होंने नारा दे दिया कि वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ चलो, वेद पढ़ो, ये असपरसता और ये सब चीजें छोड़ दो। ठीक है, आर्य समाज बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंडिया के अंदर फैलता है, आर्य समाज बहुत शानदार तरीके से अपना काम करता है। उसने कहा कि ये कर्म कांड, ये मूर्ति पूजा, ये सब बैन होनी चाहिए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, सती प्रथा बैन होनी चाहिए, विधवा विवाह होने चाहिए। ठीक है, फिर साथ में उसने कहा कि महिलाओं को एजुकेशन हम देंगे, अस्पृश्यों को अपने साथ बैठाना शुरू करो, उनके लिए हमें प्रोग्राम करने चाहिए, ठीक है, उनके साथ खाना खाना चाहिए, ये सब चीजें शुरू की। जाति व्यवस्था की यही तो चीजें थी कि भाई साथ में बैठ के खाना नहीं खाएंगे, एक दूसरे के साथ अंतरजातीय विवाह नहीं करेंगे, ठीक है, समाज का विखंडन जातियों के आधार पे हो रहा है, ये सब चीजें थी। वहां पे भी एक हायरार्की लेवल, उस हायरार्की को हम खत्म करेंगे, ये सब चीजें उसने बोलना शुरू कर दी। बीच में एक व्यक्ति और है साथ में, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो हैं वो सत्यशोधक समाज लेकर के आते हैं, और ज्योतिबा फूले की वाइफ है सावित्रीबाई फूले, उनको भारत की पहली अध्यापिका कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्कूल खोला था, और उस स्कूल में जो है एक मुस्लिम टीचर भी थी साथ में। ठीक है, ज्योतिबा फूले के साथ में, सॉरी सावित्रीबाई फूले के साथ में उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, और पिछड़ी हुई महिलाओं के लिए स्कूल खोला, कि जो महिलाएं पिछड़ गई हैं उनके लिए स्कूल हुआ। तो उन पिछड़ी जाति की महिलाओं को कह सकते हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी, उनको जो है वो अपनी 2 ड्रेस डाल करके चलती थी। ठीक है, एक फातिमा शेख जो इसका नाम जो है वो, और दूसरी सावित्रीबाई फूले की, इन्होंने जो है ना, उनको अगर पढ़ाना शुरू किया महिलाओं को, पिछड़ी जाति की महिलाओं को, तो लोगों ने उनके ऊपर जो है रास्ते में कीचड़ फेंकना शुरू किया, गोबर फेंकना शुरू किया। तो उनको ये पता होता था कि इनके ऊपर गोबर फेंका जाएगा, कीचड़ फेंका जाएगा। वो घर से एक ड्रेस बदलती थी, स्कूल में जाकर के चेंज कर लेती, वापस आते हुए फिर चेंज कर लेती। ऐसा कहा जाता है, ये मैं पता नहीं ये ठीक है या गलत है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा भी गया कई जगह पे। तो अगर ऐसा था तो ये बहुत निंदनीय है, और मैं कहता हूँ कि ये समाज पे कलंक है अगर ऐसा होता है तो देश के अंदर। हाँ हाँ, वो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी, वो उसकी ब्रह्म समाज उन्होंने निकाला था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। तो उसके बाद विवेकानंद आते हैं। विवेकानंद भी वही जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उनकी बिल्कुल पैडो पैडो चल रहे हैं। रामकृष्ण मिशन वो शुरू कर देते हैं देश के अंदर। रामकृष्ण मिशन के अंदर वो सब चीजें वही एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि हमें अपने वेदों को पढ़ना चाहिए, हमें अपने वेदों की तरफ दोबारा से आगे चलना चाहिए। अरविंदो घोष उसकी तरफ चल देते हैं, बाल गंगाधर तिलक उसकी तरफ चल देते हैं, और सारे के सारे लोग जो है ना वो अनटचेबिलिटी का विरोध कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, इसको कंप्लीटली खत्म करने की बात कर रहे हैं। विवेकानंद तो यहां तक चले जाते हैं कि अभी तक जो शासन किए गए हैं देश दुनिया के ऊपर, सबसे पहले उसने कहा कि ब्राह्मणों ने शासन किया देश दुनिया पे, उसके बाद जो क्षत्रियों ने शासन किया, उसके बाद जो है उन्होंने इस चीज को कैपिटलिज्म के साथ जोड़ दिया कि पूंजीवाद ने जैसे शासन किया है वो ब्राह्मणों ने शासन किया, यानी कि व्यापारियों ने शासन किया, ये बाजारों ने शासन किया। तो कहता है कि ये व्यापारी जो हैं, ये वैश्य जो हैं, ये कैपिटलिस्ट लोग हैं, इन्होंने शासन किया। अब बारी है शूद्रों की, और शूद्र लोकतंत्र लेकर के आएंगे, और शूद्रों का सिस्टम सबसे बेस्ट होगा, ये विवेकानंद ने ऐसा बोला। ठीक है, फिर अरविंदो घोष स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा बोलते हैं, और वो इस पे थोड़ा सा कम जाते हैं कि हमें वर्ण व्यवस्था को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा, आध्यात्म का मैं तो कहूंगा उनका दर्शन पढ़ना चाहिए, बहुत ही शानदार स्पष्ट क्लियर बोलते हैं वो चीजों को। ठीक है,
किसी के असहमति सहमति वो अलग मुद्दा है, लेकिन पढ़ना चाहिए उसको, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़ने के लायक। ठीक है, दर्शन शास्त्र के बहुत शानदार अध्यापक कहे जा सकते हैं वो हमारे लिए। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जैसे महिलाएं यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, कि महिलाएं अपने लिए अधिकार की बात नहीं कर रही। एक ही व्यक्ति का नाम आता है हमारे सामने, पंडिता रामाबाई का। ठीक है, एक ही महिला है, लेकिन उनको भी लोग इस तरीके से नकार देते हैं कि ये तो ब्राह्मण थी, तो ब्राह्मण होकर के ये कैसे रिफॉर्म की बात कर रही है। असल में पंडिता रामाबाई जो वो ब्राह्मण थी, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया महिलाओं के लिए। इंडिया की पहली फेमिनिस्ट कहा जाता है उनको, महिलाओं में पहली फेमिनिस्ट भारत की अगर कोई कहे तो पंडिता रामाबाई का नाम आएगा। और पंडिता रामाबाई ने जो है, ये भी कह सकते हैं उनकी जो शादी हुई थी, एक व्यक्ति थे जो शूद्र वर्ण से आते हैं, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। उनका तो रेडिकल स्टेप था उस समय पे, बहुत जी। रेडिकल स्टेप है कि उन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके, अपनी जाति को छोड़ करके एक शूद्र वर्ण के व्यक्ति के साथ शादी की। उनकी लड़की भी हुई, उसके बाद में एक लड़की भी है उनकी। ठीक है, फिर उन्होंने कई सारी संस्थाएं शुरू की, विडो मैरिज शुरू करने के लिए एक संस्था शुरू की, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि भाई विदेश से जाया जाए, वहां से कुछ मिल करके लोगों के साथ मिल करके कुछ पैसा लाया जाए ताकि यहाँ पे महिलाओं के उत्थान में लगाया जा सके। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने उनको भी बहुत जबरदस्त क्रिटिसाइज किया, उनके बारे में गलत चीजें फैलाई गई, लेकिन मैं कहता हूँ उनका योगदान बहुत कुछ था। जैसे 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 बात बढ़ती है ना आगे इनकी, तो मॉडर्न इंडिया के अंदर क्या है कि 1885 में कांग्रेस बनती है। कांग्रेस के बनने के बाद मूवमेंट शुरू होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ चीजें बहुत शानदार की। एक तो इक्वलिटी की बात की उन लोगों ने, एक लिबर्टी की बात की उन्होंने। तो ये दो चीजें थी कि भाई आदमी को समान समझो और उसको स्वतंत्र छोड़ो, कि भाई हर एक व्यक्ति समान है और वो स्वतंत्र रहेगा। और दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन हो चुकी थी, लिबरल रेवोल्यूशन, कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन, और साथ के साथ में सोशलिस्ट लोग जो हैं यूरोप से आ रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। अब इंडिया में थोड़ा सा ये जो है ना, इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजों के आने से। जो बाहर पढ़ने गए तो उन्होंने जब वहां का सिस्टम देखा, भी इक्वलिटी की नाम की भी कोई चीज होती है, लिबर्टी नाम की भी चीज होती है, फ्रीडम नाम की भी कोई चीज होती है, वो सब चीजें आगे बढ़ी। उस चीज को आगे बढ़ने के बाद भारत में एक नया मूवमेंट शुरू किया जाता है, जो कांग्रेस पार्टी बनती है 1885 में। उस पार्टी ने ये मूवमेंट शुरू किया और उसके अंदर कुछ लोग जुड़ते हैं, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग जुड़ते हैं, ठीक है, मेहता जैसे लोग जुड़ते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक पार्टी के तौर पे ये जब सब चीजें शुरू की, पॉलिटिकल तौर पे। लेकिन सबसे बड़ा जो रेडिकल चेंज आता है वो आता है महात्मा गांधी के आने के बाद में। महात्मा गांधी ने सबको जोड़ने की कोशिश की अपने साथ में। दूसरा बड़ा चेंज आता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के आने के बाद में। डॉक्टर बी आर अंबेडकर क्या जोड़ते हैं यहाँ पे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत रेडिकल था। तीसरा व्यक्ति यहाँ पे नाम आता है रामास्वामी पेरियार का, जो साउथ की तरफ से है, दक्षिण भारत की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर और साथ में पेरियार, दोनों की लड़ाई रहती है महात्मा गांधी के साथ में। दोनों महात्मा गांधी से खुश नहीं है और दोनों महात्मा गांधी को ये कहते हैं कि ये आदमी जो है ये सॉफ्ट लिबरल हिंदू व्यक्ति है, जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कि भाई महात्मा गांधी को तो सीधे सीधे उसने ये बोल दिया था पेरियार ने कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को खत्म कर दो, महात्मा गांधी कुछ नहीं करेंगे, इनकी आइडियोलॉजी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सब चीजें साथ में बढ़ रही हैं। एक बात, भारत में सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा है साथ की साथ में। अब कास्ट के ऊपर बात होना शुरू होती है। कास्ट को सब लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि कास्ट जो है, कास्ट सिस्टम जो भारत का वो खराब है, अनटचेबिलिटी जो वो खराब है। हर एक व्यक्ति ने ये बोलना शुरू कर दिया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये कह दे कि कास्ट सिस्टम ठीक है। वीडी सावरकर तक ये बोल रहे हैं कि कास्ट सिस्टम गलत है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को कह रहे हैं कि ये भारत के समाज पे धब्बा है, वो खुद ये बात बोल रहे हैं। लेकिन असली डिबेट होती है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच की। पेरियार को मैं इसलिए यहां से थोड़ा सा नहीं जोड़ पा रहा हूं कि पेरियार साउथ के अंदर पूरा मूवमेंट करते हैं और पेरियार उतने पढ़े लिखे नहीं थे जितने अंबेडकर पढ़े लिखे हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिबेट को आगे बढ़ाने का काम जो वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर करते हैं। और बी आर अंबेडकर की जो पॉलिटिक्स है वो कंप्लीटली अनटचेबल्स को लेकर के सेंट्रिक है।
जबकि पेरियार की जो पॉलिटिक्स थी वो द्रविड़ को लेकर के सेंट्रिक थी, द्रविड़ के जो लोग थे उनको लेकर के सेंटर में थी। लेकिन पेरियार जो हैं वो एक रेडिकल टाइप के व्यक्ति रहे हैं, और उन्होंने जो काम किया वहां पे, मुझे लगता है अंबेडकर उतना काम हिंदी बेल्ट पे नहीं कर पाए जितना साउथ की बेल्ट पे पेरियार कर पाए, जाति को लेकर के और ब्राह्मण को लेकर के, धर्म को लेकर के, इस चीज को लेकर के जितना काम पेरियार ने किया, मुझे लगता है कि अंबेडकर से उन्होंने उस साइड में बहुत ज्यादा काम किया। और मुझे आज भी ऐसा फील होता है कि पेरियार का मूवमेंट ही है जो साउथ में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि वहां पे डीएमके, एआईडीएमके ये पेरियार के भगत हैं, ये पेरियार को पूजते हैं ये लोग, और वही दो अपोजिट पार्टियां हैं। तो उनके साथ में जब मान लो बीजेपी जुड़ेगी और जब लगेगा उनको कि बीजेपी तो जो है वो ये जो हिंदू धर्म की आइडियोलॉजी उसके सारे आगे बढ़ती है, वर्ण व्यवस्था वाली जो आइडियोलॉजी उसके सारे आगे बढ़ती है, तो फिर क्या कहेंगे वो लोग? वो तो ये कहेंगे कि पेरियार तो इनके खिलाफ लड़ा था और तुम इनके साथ कैसे खड़े हो सकते हो। इसलिए वहां पे थोड़ी दिक्कत होती है बीजेपी को आगे बढ़ने में, वहां पे नहीं बढ़ पा रही है। दूसरी बात, वहां पे बीजेपी के लिए समस्या ये है कि कम्युनिस्ट मूवमेंट वहां पे बहुत जबरदस्त है। केरल तक, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी है, जी। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, और ये कह सकते हैं कि जैसे एक धर्म मिशन की तरह काम करता है, वैसे कम्युनिज्म जो है वो एक मिशन की तरह काम करता है। ऐसे ही आज के समय पे हम कह सकते हैं भारत के अंदर दलित जो हैं वो मिशन की तरह काम करते हैं। पूरा मिशन है उनका भी अपना है कि भी हमें कुछ अधिकार चाहिए, तो अधिकार लेने के लिए मिशन जरूरी होता है, तो मिशन की तरह काम चलता है। अब एक डिबेट हमारे पास बचती है यहाँ पे, अंबेडकर और गांधी की। दोनों इस बात को मानते हैं कि जाति व्यवस्था गलत है, दोनों इस बात को मानते हैं अनटचेबिलिटी गलत है, दोनों इस बात को मानते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पीड़ित हैं और वो पीछे छूट गई हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों में डिफरेंस आता है, तो वो आता है समाधान को लेकर के। गांधी क्या कहते हैं समाधान को लेकर के? गांधी ये कहते हैं कि इसका जो समाधान है ये समाधान होगा सामाजिक। कोई समस्या कैसी है भाई? हमारे पास जो है जाति व्यवस्था, अनटचेबिलिटी, ये दोनों समस्याएं जो ये सामाजिक समस्या है, समाज की समस्या है, तो इनका समाधान भी जो वो सामाजिक होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक कैसे होगा? कि ये कहता है कि लोगों की सोच में परिवर्तन आए, लोगों का हृदय परिवर्तन हो, लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें कि ये चीज गलत है, लोग उनके साथ बैठ करके खाना खाना शुरू करें, लोग उनके साथ में जो है अंतर विवाह शुरू करना शुरू करें। ठीक है, लेकिन गांधी एक चीज पे अडिग हैं, वो ये कि वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है। वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था चलती रहनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज से ये लगता है, कई लोग ये बोलते हैं गांधी कट्टर टाइप के हिंदू हैं और वो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, ये लगता है लोगों को। अंबेडकर यहाँ पे डिफर करते हैं। अंबेडकर ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी की जो सोच है वो हिंदूवादी टाइप की है, वो तो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, वो वर्ण व्यवस्था को फिर से आगे लेकर के जाने की बात करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये व्यवस्था तो सामाजिक, ये समस्या तो सामाजिक है ही, लेकिन अगर आप इसका ये कह रहे हैं कि इसका समाधान सामाजिक होगा, ये बहुत मुश्किल है। हम कब तक वेट करेंगे? मतलब अंबेडकर ये बात बोलते कि हम कब तक वेट करें इस चीज का कि भी लोगों का माइंड चेंज होगा, दिमाग चेंज, जी। ठीक है, दोनों का, लोगों का हार्ट चेंज हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो इसीलिए इसके लिए वो कहता है कि राजनीतिक समाधान होना चाहिए, इसका पॉलिटिकल इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। और राजनीतिक समाधान होगा तो क्या होगा? इससे जो दलितों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी, और आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो धीरे धीरे करके ये भी हो सकता है कि समाज के अंदर उनके प्रति बिहेवियर चेंज होना शुरू हो। इसलिए अंबेडकर इस बात को लेकर के बहुत अडिग थे, और अंग्रेजों के साथ मिल करके उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए, और सांप्रदायिक पंचायत नाम से एक बात आती है, उसको वो कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, उसको पास करवाते हैं, और उसके ऊपर गांधी जी नाराज होते हैं और आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, फास्ट पे बैठ जाते हैं कि जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा तब तक बैठा रहूंगा, या तो इसको बदल दूं। इस बात पे बैठ गए वो लेकर के। अब गांधी बहुत बड़े लीडर थे उस समय, अंबेडकर के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया कि भाई गांधी मर गया तो तू क्या कर लेगा। अंबेडकर ने वो बात मान ली। बात ये थी वहां पे कि पॉलिटिकल समाधान था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हो गई थी। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे वो भारत में राजनीतिक स्थिति को देखने के लिए थे,
और ये बात चल रही थी कि देश के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, कब करवाए जाएं, क्योंकि 1935 में एक्ट आना था पक्का। 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आना था, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जैसे ही एक्ट आएगा उसमें ये प्रोविजन करना था अंग्रेजों को कि हमें जो है ये देखना है कि इलेक्शन कैसे करवाना है। तो अंबेडकर लगातार डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो। मैं एक बात बता, सेपरेट इलेक्टोरेट होना का मतलब है कि जैसे आज के समय पे हमारे समाज में रिजर्व सीट होती है, जी रिजर्व में और सेपरेट में फर्क है। रिजर्व सीट क्या होती है? रिजर्व सीट का मतलब है कि जैसे अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए, अंबाला की और सिरसा की सीट रिजर्व है हमारी, दोनों सीटों पे इलेक्शन हुए, लेकिन वोट किसने किया? सबने सबने, हर एक व्यक्ति ने वोट किया। अगर मान लो हम इनको बोल दे कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में वोट कौन करेगा? रिजर्व तो फिर भी है वो कि भाई यहाँ पे खड़ा कौन होगा? एससी कम्युनिटी से खड़ा हो रहा है, तो वहां पे भी ये बोला कि यहाँ पे अनटचेबल खड़े होंगे, ठीक है। तो अनटचेबल खड़े होंगे, तो अनटचेबल को खड़े करने की बात थी। 48 सीट दी गई थी वहां पे कि भी इनको अनटचेबल्स को 48 सीट दे देते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा। ये कम्युनल अकॉर्ड की प्रोविजन थी, ये कंप्लीट कहा गया था, सरकार ने ऐसा बोल दिया था, ब्रिटिश सरकार ने। तो उसमें गांधी जी इस बात से नाराज थे कि सेपरेट क्यों कर रहे हो। उसने ये बात, गांधी जी ने बोला कि इस सेपरेशन से जो है आप लोगों ने पहले सेपरेट किया था सिखों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को, आप उनको सेपरेट कर गए, अब आप हिंदू धर्म के अंदर डिवीजन कर रहे हो। ये बात गांधी जी ने बोली उनको कि आप तो हिंदू धर्म के अंदर डिवाइड कर रहे हो, कि भाई अब अभी तक तो आप धर्मों को डिवाइड कर रहे थे, आप हिंदू धर्म को ही डिवाइड कर रहे हो। अंबेडकर कहता है कि कहाँ के हिंदू, कौन से हिंदू, कि तुम लोग हमारी रिस्पेक्ट तक नहीं करते, रिस्पेक्ट तक नहीं करते, अनटचेबल है हम, हमें कुओं पर पानी तक नहीं पीने दिया जाता, हमें स्कूल के अंदर बैठने तक नहीं दिया जाता, एजुकेशन हमें टीचर देने से मना कर देता है, क्यों नहीं ले हम सेपरेट इलेक्टोरेट। ये अंबेडकर की डिमांड थी और अंग्रेजों ने इस बात को मान भी लिया था, वो बिल्कुल एग्री कर गए थे कि हाँ ये बात ठीक है कि इनके साथ भेदभाव हुआ है और उस भेदभाव की पूर्ति होनी चाहिए। अंबेडकर की इस बात को काटते हुए गांधी कहते हैं कि देखो भाई, सेपरेट मतलब, सेपरेट का मतलब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि वहां पे वोट जो करना था वो वोट खड़ा भी एससी होगा, वहां पे वोट भी एससी ही करेगा। जैसे आज के समय पे हम बात करें, उस समय पे अछूत था, जो भी अछूत ही खड़ा होगा, अछूत ही वोट करेगा, ठीक है, ये बात हो गई थी। इसलिए अंबेडकर जो वो पंचायतों का विरोध करते थे कि भी पंचायतों के अंदर तो जो ना रसूख वाले लोग खड़े होते हैं, हमें तो कभी जीतने ही नहीं देंगे। दूसरी बात, मान लो हम हमारे हिस्से कभी सीट आ गई तो उस सीट के ऊपर क्या करेंगे, वो उस व्यक्ति को खड़ा कर देंगे, अपने ही व्यक्ति को दबाव बना करके रखेंगे जिसके ऊपर वो, और उसी को वोट करके जिता देंगे। इसलिए अंबेडकर ने यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था कि भाई ताकि उसके ऊपर कोई प्रेशर ही ना, वो लोग वोट ही ना कर पाए जो लोग प्रेशर बना करके रखते हैं, उनकी ये बात थी। तो ये बात मान ली गई थी और कंप्लीट हो गया था कि 1935 में एक्ट आना और इसमें बात लिखी जाएगी। लेकिन फाइनली अंबेडकर और गांधी के बीच में पुनः पैक्ट होता है, न यरवदा जेल के अंदर समझौता हुआ दोनों के बीच में, और ये इसलिए किया गया कि भाई गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे, कहीं मर ना जाएं, दिक्कत हो जाएगी देश के अंदर। तो अंबेडकर ने भी समझौता कर लिया, अब उनको थोड़ी सीट वगैरह बढ़ा करके दिया गया, 71 सीट कर दी गई कि भाई हम जो है 71 सीटें जो वो रिजर्व करवा देते हैं, पर वोट सबको करने दो, ये बात हो गई थी। तो हमारे संविधान के अंदर पहली बार आरक्षण आता है। देश का जो संविधान बना था 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, उसमें रिजर्वेशन आ गई पॉलिटिकली तौर पे। अब रिजर्वेशन का खेल शुरू हो गया। 1937 में इलेक्शन होता है और उसमें अंबेडकर की पार्टी जो है वो जीत भी जाती है, 17 सीटों पर लड़ती है, 15 सीटें उसने जीत ली। अब उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ना शुरू की। अब देश के अंदर का माहौल अलग चल रहा है, लेकिन अब संवैधानिक डिबेट पे हम चले जाते हैं सीधे से, ठीक है। देश में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो नेशनल मूवमेंट का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं। जाति को लेकर के ये बड़ा इश्यू था कि कौन क्या देगा इनको, कैसे समाधान होंगे। अंबेडकर बहुत क्लियर थे कि अगर अब नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, अगर अंग्रेजों से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं तैयार करवा गया, कुछ लीगल कानून या कुछ प्रोविजन नहीं करवाए गए, तो हमेशा के लिए जो ये लोग पिछड़े हुए हैं, जो अछूत लोग हैं, इनको अछूत ही बना करके रख दिया जाएगा, नहीं समाधान हो पाएगा। तो इन्होंने कंप्लीट अपने तरीके से इस चीज को ठीक कर दिया कि भी देश के अंदर जो है अब समाधान ठीक है। इनको रिजर्वेशन भी दी गई, बिल्कुल
वो जरूरी भी थी, क्योंकि देश के लोग वो पिछड़ गए थे और उन पिछड़े हुए को आगे बढ़ाना था हमें। अब कई लोगों को जो ये कंफ्यूजन हो जाती है रिजर्वेशन को लेकर के, कि रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए दी गई थी, लेकिन उनको एक बात मैं बता देता हूं कि वो रिजर्वेशन हमने पॉलिटिकल दी थी 10 साल के लिए, राजनीतिक, कि संसद के अंदर सीटें रिजर्व की हमने 10 साल के लिए, भी 10 साल तक जो है इनकी कंडीशन ठीक ठाक हो जाएगी, ये वोट डालने लायक हो जाएंगे ये लोग, इसलिए हमने कर दिया। लेकिन भारत की राजनीति, उस राजनीति ने बड़ा गेम खेला हमारे साथ में, देश के साथ में, और उस राजनीति के सहारे जो है आज तक वो रिजर्वेशन आगे बढ़ रही है। मैं विरोध नहीं करता रिजर्वेशन का, बिल्कुल भी, मैं बहुत कट्टर समर्थक हूँ। सच बताऊं आपको कि मैं रिजर्वेशन को क्यों सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं कि हमने जो शुरुआत से जो कहानी देखी कि उन लोगों के साथ हुआ क्या क्या है, उनकी दिशाएं डिसाइड की, उनके लिए रूल बनाए गए, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, पढ़ने तक रोका गया। अब एक बार सोच करके देखिए, एक परिवार 5,000 साल से पढ़ता आ रहा है और एक परिवार को 70 साल हुए हैं पढ़ते हुए, कौन व्यक्ति बेहतर इंटेलेक्चुअल बनेगा, किस व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी मिलेगी? सीधी सी बात है, जो 5,000 साल से पढ़ रहा है, सीधी सी बात है, 70 साल जीन्स में वो वाले गुण आएंगे और वो इंटेलेक्चुअल, जी हाँ, वो इंटेलेक्चुअल बनेंगे। और सच में उनकी बात ज्यादा अच्छी भी रही, क्योंकि वो अपने दादा से भी सीख के आया है, अपने बाप से भी सीख के आया है, उनके दादा उनके दादा उनके दादा सबसे सीख करके आए हैं। तो सामाजिक व्यवस्था को ज्यादा समझने का ज्ञान तो उन्हीं को होगा, और इसीलिए वो एजुकेशन में बेहतर करेंगे, अच्छे मार्क्स भी लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। जिसके कम मार्क्स आएंगे, अगर रिजर्वेशन नहीं होगी, उसका एडमिशन ही नहीं होगा। कई लोगों को ये सवाल लगता है कि क्यों नहीं होगा एडमिशन, कि वो अपने ज्यादा मार्क्स ले और एडमिशन ले ले। मुझे लगता है कि ये ठीक है, अभी ये रिजर्वेशन नहीं खत्म होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों की बात ये डिमांड जायज है कि आर्थिक आधार पे हम पिछड़ गए हैं। ये नया एक डायमेंशन पैदा हुआ है देश के अंदर कि भाई रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति हो गए हैं आर्थिक आधार पे। आर्थिक आधार पे समाज में उनका सामाजिक स्टेटस भी गिर गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे पिछड़ गए हैं वो लोग, इसलिए उनको मिलना चाहिए। भेदभाव महिलाओं के साथ हुआ है, सिर्फ एससी के साथ थोड़ी हुआ था जी भाई, जो अछूत उनके साथ हुआ है। भेदभाव तो महिलाएं साथ की साथ झेलती आ रही हैं। मैं पता है, जब हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि भेदभाव जो है महिलाओं, उसके अछूतों के साथ उनकी शिक्षा बंद कर दी गई, उसी समय पे महिलाओं की भी शिक्षा तो बंद की गई थी। जी महिलाओं को भी तो घर में कैद रखा गया था, उनको भी तो शादी करने से रोका गया था, बाहर निकलने से रोका गया घर से बाहर। तो भेदभाव तो बराबर हुआ है बिल्कुल। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो एससी समाज की महिलाएं, उनके साथ तो डबल भेदभाव हुआ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अब हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो सिस्टम है, वो वापस ओपन सिस्टम की ओर जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। और कब तक आपको लगता है ये ओपन सिस्टम, कब तक हम ये इसको नहीं पूर्णतः वो कर देंगे कि ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत की राजनीति में जाति ने अपनी जगह बना ली है, और जाति की जगह ऐसी बन गई है कि वो इतनी स्ट्रोंग जगह है उसकी कि वो उसको टूटने नहीं देगी जल्दी से। क्योंकि टूटने कैसे नहीं देगी, कि जैसे मैं थोड़ा सा और पीछे से लेके आता हूँ चीजों को। जैसे हमने कहा कि अम्बेडकर जी ने ये प्रोविजन करवा दिए और वो आगे बढ़ते रहे। देश के अंदर जब देश आजाद हुआ ना, तो दो बड़े धड़े थे, एक कांग्रेस का, एक कम्युनिस्टों का। कम्युनिस्ट इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हो गया है इसके अंदर, अब हम राजनीति में फंस चुके हैं, ठीक है। क्योंकि राजनीतिक तौर पे जितने भी राजनीतिक दल बने हुए हैं, वो जाति को लेकर के बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हैं, बिल्कुल सेंट्रिक हो गए जाति को लेकर। जितने भी क्षेत्रीय दल बने हुए वो जाति के आधार पे बने हुए हैं, अपनी जाति को लेकर बहुत एग्रेसिव हैं। और उसी के आधार पे ये लग रहा है कि जब ये एग्रेशन बढ़ता है, और इसमें एक और चीज बढ़ गई है कि कास्ट असर्सन जो है वो बढ़ रहा है, कि जातियों का विकास हो रहा है अपने आप में। जो पिछड़ी जातियां थी वो आगे निकल रही हैं, और जब आगे निकलती हैं तो अगड़ी जातियों को इस बात से दिक्कत भी होती है कि आज तक तो ये हमारे नीचे रहते थे, अभी हमसे आगे भी निकल गए। तो मुझे लग रहा है ये राइवलरी चलेगी, लंबी चलेगी, और आपस में झगड़े भी होंगे। इसलिए जातीय दंगे जो हैं आजादी से पहले कम होते थे, आजादी के बाद ज्यादा हो रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, और ये गारंटी है। जातीय दंगे आगे बढ़ते रहेंगे, और जातीय तौर पे आपसी इंडिविजुअल लोग लड़ते रहेंगे, एक एक कर करके। ये बड़ा गेम चल रहा है अब देश के अंदर, और मुझे लगता है इसको अगर कंट्रोल करना है, मैं अपनी तरफ से अगर कोई सजेशन दूं,
तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें लोगों को संसाधन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा चीजों का, क्योंकि एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा हो गया है, एक व्यक्ति के पास बहुत कम हो गया है। और जो बहुत कम वाले लोग हैं वो सबसे गरीब लोग हैं, और वो सबसे गरीब लोग जो हैं वो पिछड़े हुए लोग हैं, और उसमें वो जातियां ही पिछड़ी हुई हैं जिनके पास पहले से भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। और हमें ओपन सिस्टम को भी समझना पड़ेगा ओपन मेरे सिस्टम हिसाब ही से होना भी। चाहिए, मुझे लगता है हम डेमोक्रेसी के अंदर हैं जी, तो हमें इक्वलिटी को समझना पड़ेगा। ओपन कास्ट सिस्टम हाँ। को, कि जो पढ़ेगा वो शास्त्री कहलाएगा या पंडित कहलाएगा। चाहे टर्म बदल जाए, नाम बदल दो सब आप, नाम बदल दो। पढ़ा लिखा हाँ, एक आप बेशक टैग है रख वो दो कोई आप बात चाहे। नहीं, पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल को आप इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल कह लीजिए, हाँ जी, ठीक है। आप हिंदी में चाहे उसको ये कह लीजिए, ये तो पंडित है, पंडित। आप बेशक कह लीजिए, इस बात से कोई गुरेज तो नहीं है कोई किसी को। कहीं पैदा हो, हाँ किसी का जन्म कहीं हो, हाँ उससे कोई उसकी जाति का मतलब नहीं। हाँ, उसकी और जाति का मतलब होना ही नहीं हाँ, चाहिए, और होना ही उसके नहीं चाहिए। उसके जो सिस्टम है उसका, जो उसके काम है उसका उससे कोई कोई मतलब लेना देना नहीं होना चाहिए कि भाई कौन क्या काम करता है। आप काम की रिस्पेक्ट करिए, डिग्निटी को रिस्पेक्ट करिए, जो काम है वो काम काम ही होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी कुछ भी काम करता काम और ज्ञान के आधार पर है। बस आपको बस नापा तोला जाएगा, बिल्कुल ना कि तोला जाति के आधार हाँ पर, ना कि पैदा होने के हाँ, उस पे। बिल्कुल जाति आपकी बिल्कुल भी आड़े नहीं आनी चाहिए। जी, आप हम देख रहे हैं जाति इतनी गहराई में है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें कोशिश करनी है, तो युवा जितनी जनरेशन है उसको आगे आना पड़ेगा। दूसरी बात ये, जो अगड़ी जातियां हैं अगर वो पहले आगे आएंगी तो और जल्दी टूटेगी, क्योंकि भेदभाव का शिकार जो वो मुश्किल है, पिछड़ी जातियां हैं, जो वो मुश्किल है। मुश्किल है, अगड़ी जातियां अपने आप को आगे लाएं मतलब और कहें इसको कि सिस्टम को ब्रेक करो, बैक करो, वो और हम मुश्किल है। इनके साथ बैठ करके खाना खाएंगे, हम इनके साथ में शादियां भी करेंगे, ये भी शादियां करेंगे। अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और ये ऐसा तभी होगा जब एजुकेशन अच्छी होगी, जी, पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे। जब तक वो सुपीरियरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है हाँ वो तो आपके होना दिमाग से नहीं बिल्कुल निकलेगा, हाँ। तब तक वो मुश्किल है। मैं एक बात बोलता हूँ, सुपीरियरिटी क्या चीज है यहाँ पे? आप क्यों सुपीरियरिटी को लेकर के बैठे? कई लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई अपनी जाति पे सब गर्व कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसके अंदर? जब तक आप गर्व करोगे ना तब तक ही जातिवाद बनेगा। गर्व करना ही तो जातिवाद है। आप सुपीरियर समझ रहे हैं अपने आप को, तो इसका मतलब ये भी है कि आप किसी को इन्फीरियर भी समझ रहे हैं, ठीक है। अपने आप को उच्च समझ रहे हैं तो किसी को नीच भी समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। और कोई ये व्यक्ति मूछ रख रहा है, आप कह रहे हैं कि मूछ रखनी शुरू कर दी इन लोगों ने, ये गलत है। उसको रखने दो, उसका अधिकार है, उसकी फ्रीडम है, उसकी लिबर्टी है, वो समाज के अंदर आया है। समाज में हम जानते हैं एक व्यक्ति आता है तो व्यक्ति अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेता है, कोई डिसाइड थोड़ी करेगा उसके लिए कि हम उसके लिए डिसीजन लेंगे। डिसाइड होता है क्राइम के लिए, कि आप क्राइम कर रहे हैं तो क्राइम के लिए रूल रेगुलेशन बनाइए। व्यक्ति की निजी लाइफ के लिए रूल रेगुलेशन थोड़ी बनते हैं। और अगर निजी लाइफ में अगर वो क्राइम कर रहा है, सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, तो उसके लिए तो रूल बनाए, उसके लिए कानून होना चाहिए। आप किसी को ऐसे नहीं रोक सकते कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये धीरे धीरे चेंज आएगा, मुझे लग रहा है बदल रही हैं चीजें, युवा इस चीज को समझेगा, यूथ जनरेशन बहुत अच्छे से समझेगी धीरे धीरे करके। लेकिन थोड़ा सा निराशा भी महसूस होती है कि जब युवा ही इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करे कि मैं अपनी जाति को लेकर सुपीरियर हूँ, गाड़ी पे लिखवा करके घूमे, बाइक पे लिखवा कर घूमे, हाथ में लॉकेट पहन करके उसी जाति का नाम लिखवा करके घूमे, ये सब चीजें हमें बंद करनी पड़ेंगी। यही दिखाती हैं कि हम फलाने हैं, धकड़े हैं, ठीक है। दूसरे को ट्रीट होता है इस तरीके से कि ये अपने आप को ऐसे दिखा रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है, उस तरीके से होता है, तो हम क्यों किसी मेरे हिसाब से dignity अनिल को भाई hurt करें? ये जो है अनपढ़ युवाओं की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि पढ़ा लिखा अगर पढ़ा इंटेलेक्चुअल लिखा भी युवा होगा और वो इस तरह की हरकत कर रहा है तो मुझे तो लगता है उसने अनपढ़ पढ़ा लिखा बराबर। नहीं है। जी, उसने कोई पढ़ाई हाँ, नहीं की, उसने कोई पढ़ाई, उसने समाज को नहीं समझा, उसकी पढ़ाई व्यर्थ है, व्यर्थ है, जो भी बिल्कुल उसने आज व्यर्थ, तक पढ़ा। बिल्कुल व्यर्थ है, उस पढ़ाई को मैं पढ़ाई नहीं मानता। मैं आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा जो है मैं शब्द नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन शब्दों में करूं, कोई क्योंकि बात नहीं, ये जो हम पूरी व्यवस्था है इसको हाँ समझना, हाँ हाँ, और वो भी एक वीडियो के थ्रू, एक वीडियो के माध्यम से उस पूरे सिस्टम को समझना, और क्यों हम उसमें सिस्टम में गड़े गए, हम्म,
और क्यों हमें उस सिस्टम से बाहर आने की जरूरत है, जरूरत है, बिल्कुल किन कारणों से हम वहां हम्म, थमाए गए, जमाए गए उस सिस्टम में, वो बिल्कुल उसको समझना। और आपने जिस बिल्कुल जिस तरीके से उसको समझाया, हम्म। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अनिल भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपने मैं भी आपका समझाने बहुत के। धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया, और इसके लिए मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि मैं प्लेजर महसूस करता हूँ आपके लिए कि आपने मुझे इस काम के लिए लायक समझा। मैं फिर भी किसी से भी, कोई भी दर्शक है उसको कोई मेरी बात हो सकता है इस मामले में, कास्ट के मामले में कई सारी चीजें लगता है कि ये गलत कह रहा है, हो सकता है मेरी बात गलत हो सकती है, ठीक है, तो मैं माफी भी चाहूंगा, कोई शब्द गलत निकल सकता है मुंह से, एग्रेशन के अंदर भी निकल जाए। और जी, इतनी देर में मैं ये कहूं कि भाई आधे घंटा 1 घंटे की वीडियो के अंदर अगर हम कंप्लीट पूरी जाति व्यवस्था को समझा दे तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, ये न्याय नहीं होगा एक सिद्धांत के साथ में। मुझे लगता है इसके ऊपर और पढ़ना चाहिए मुझे, और मुझे लगता है कि सभी को इसके ऊपर और पढ़ना चाहिए, और जाति व्यवस्था के जो समाधान है उसके ऊपर ज्यादा पढ़ना चाहिए कि हम क्या समाधान लेकर आ सकते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम दूसरे को ये फील ना करवाए कि तू फलाना है, मैं फलाना हूं, इस चीज से हम दूरी रखें, और जो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग से निकाल दे। कोई किस इन्फीरियर नहीं होता, कोई सुपीरियर नहीं होता, अपना काम देखिए आप लोग, अपना व्यवहार देखिए आप लोग, उससे इन्फीरियर सुपीरियर हैं। समाज में सब लोग हैं, इकट्ठे रहते हैं, सबका सभी के साथ मिलजुल करके काम चलता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ठीक। तो बहुत बहुत मैं बहुत धन्यवाद आपका अनिल भाई, बहुत 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 शुक्रिया बहुत हमसे शुक्रिया। बात करने के लिए। जी।